अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, मुल्तान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ खैरियत आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और इसी के साथ साथ अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ गो भी होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट दोस्त आयशा जुनेद और आप देख रहे हैं रूही एट 10। जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो जिंदगी है वो इतनी स्पीड से चल रही है, मर्द और औरत ख्वाह वो हस्बैंड वाइफ हो, पेरेंट्स हो या बहन भाई हो, दोनों ही कामों में मसरूफ हैं, अपने लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। बेशक आप मतलब कमा रहे हो, आप मुश्किल है जिंदगी गुजारना, लेकिन अपने लिए वक्त निकालें, अपने प्यारों के लिए वक्त निकालें, क्योंकि जिंदगी का कुछ पता नहीं है। हम बस भाग दौड़ में भागे ही जा रहे हैं, भागे ही जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमें अपनों के लिए वक्त निकालना चाहिए। जैसे कि अब बच्चों की वेकेशन शुरू हो गई हैं, जरूरी नहीं है आप नॉर्दर्न एरियाज जाएं या ज्यादा घूमे फिरें, एटलीस्ट आप टीवी चला के बच्चों के साथ मूवीज वगैरह देखें, उनको टाइम दें, अपने प्यारों को टाइम दें। और इसी के साथ साथ मैं एक प्यारी सी बात बोलूंगी कि हजरत अली का कॉल है कि अपने कल की फिक्र जो है रिस्क की वो मत करें, कल आएगा तो रिस्क भी साथ आएगा। इसी के साथ साथ मैं अपने शो का जो है वो आगे बढ़ाती हूँ और मैं आज जो मेरा टॉपिक है वो स्मॉल ट्रेडर्स के लिहाज से है कि जो ट्रेडर्स हैं स्मॉल, जिसमें हमारे लोकल मार्केट आ जाते हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस आ जाते हैं, वो क्या रोल प्ले करते हैं। एक तो वो जो हमारी इकोनॉमी है लोकली, उसमें बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान में। और इसी के साथ जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स हैं जफर सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपका। मेहरबानी मैडम, शुक्रिया। अल्लाह आपको कैसे हैं आप? ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। अच्छा जी, और सब ठीक ठाक है? अल्लाह का बड़ा करम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये क्या है और क्या एक्नॉलेजमेंट देंगे आप हमारी ऑडियंस को? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके इदारे का और आपका मशकूर हूँ कि आपने इस अहम टैक्स के हवाले से, जिसमें कि अभी आने वाले 1 जुलाई से बहुत शिद्दत से उन्होंने और काफ़ी तब्दीलियाँ की हैं, उस हवाले से मैं अपने अवाम को और ताजरों को आगाही दे सकूं, इस हवाले से मैं आपका मशकूर हूं। मैडम, जैसा कि आप जानती हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो सूबे में, हर सूबे में होता है, पूरी दुनिया में है और हमारे पंजाब में भी ये लागू है। और ये एक 1958 का एक अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट है जिसके तहत ये टैक्स लगाया जाता है। अच्छा। और ये 1958 से लेके 2004 तक जो है वो जो प्रॉपर्टीज के रेंट थे उनके मुताबिक रेंटेबिलिटी बना के तो उसके मुताबिक ये नाफिज किया जाता था। जो मोस्टली ये था कि जो रेंट पे प्रॉपर्टियां दी हुई हैं उसका 10-20% सालाना टैक्स लगता था। और उसमें ये होता था कि जो रेंट पे प्रॉपर्टी दी है उसकी निस्बत जो जाती इस्तेमाल में है उसका टैक्स 5 गुना कम होता था। अच्छा, फिर ऐसा हुआ कि 2004 में इन्होंने, हुकूमत पंजाब ने एक फार्मूला बनाया वैल्यूएशन टेबल। तो उसमें ए से लेके ABCDEFG तक, H तक इन्होंने कैटेगरीज बनाई और उन कैटेगरीज के हवाले से जो है वो मुल्क में, पंजाब में एक शोरो एहतजाज हुआ और उसके नतीजे में फिर इन्होंने हुकूमत पंजाब ने ताजरान के साथ मुशावरत की। और बदकिस्मती ये है कि वो हुकूमत सूबाई हो या मरकजी, वो कानून बनाते वक्त जो स्टेक होल्डर हैं जिनके ऊपर ये कानून नाफिज होना है उनसे पूछे नहीं जाता, उनसे मशवरा नहीं लिया जाता। अच्छा, कि इम्प्लीमेंट होगा, इस बात की बात है, सजेशन जब एक दफा इम्प्लीमेंट करा दें फिर ये भी मज़ामत करेंगे, हम भी आएंगे मैदान में और कौम का वक्त भी जाया होगा, लोगों का वक्त जाया होगा। भाई पहले ही बुला लेते हैं हमें। बहरहाल एनीवे, तो 2004 में उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट नाज़िम थे पीर रियाज हुसैन कुरैशी साहब, मरहूम व मगफूर, उनकी मीडिएशन से ये पूरे पंजाब का मसला हल हुआ। मिनिस्टर साहब उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत थी, तो प्रोविंशियल मिनिस्टर फॉर एक्साइज एंड टैक्सेशन यहाँ तशरीफ लाए, हाफिज साहब नाम था उनका। तो हमने बैठ के वो मसला हल किया। अच्छा। तो 2004 से लेके 2025 तक वो निज़ाम जो है वो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी और फालियत के हिसाब से चलता रहा। अच्छा। और गवर्नमेंट को उस पूरे इन 20 सालों में जो है वो एक खातिर खा अरबों रुपए के जो है वो टैक्स इकट्ठे हुए। और अभी भी मैं देख रहा था कि पिछले साल भी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है जो पंजाब के टैक्स इकट्ठे करती है, जैसे फेडरल गवर्नमेंट में FBR है, तो उन्होंने पिछले साल जो है 2024 में 2200 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया। वेयर एज
इस साल उन्होंने 30 जून तक 231 अरब रुपए का उनका टारगेट है टैक्स इकट्ठा करने का, वो हो भी जाएगा। एनीवे मैं दूर चला गया। तो अब इन्होंने ये किया है कि वो एक ऐसा निज़ाम जो बेहतर तरीके से चल रहा था, उसमें प्रोसेस भी बेहतर था, इन्होंने उसको यक जुम्बशे कलम जो है उसको अब मनसूख कर दिया। अच्छा, लेकिन ये तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे होंगे, लेकिन आवाम के लिए कौन सी नाइंसाफी हो रही है? जी, वो मैं आप उसी तरफ आता हूँ। जी जी। अच्छा, अब हुआ ये है, इन्होंने कहा है जी, पहले तो ये था, एक फार्मूला बना था रेंटेबिलिटी का कि इस इलाके की एक लोकेलिटी लेते थे, फर्ज करें एक यूसी है, यूनियन काउंसिल है, उसकी उन्होंने एक सर्वे कर लिया है रैंडम, भाई फलां बिल्डिंग का क्या किराया है, कमर्शियल का सड़क के ऊपर कितना है, गली में कितना है, घर का 5 मरले का कितना है, कनाल का कितना है, सड़क के ऊपर वाले घर का कितना है, इवैल्यूएशन हाँ, कर लिया। ये करके फिर उन्होंने एक एवरेज बनाया था कि ये एवरेज किराया यहाँ का है, उसको कहते हैं रेंटेबिलिटी। तो वो रेंटेबिलिटी के हिसाब से उन्होंने उस पूरे इलाके की, उस यूनियन काउंसिल की या उस सड़क की एक इन्होंने ये किया कि उसका एक टैक्स का एक फार्मूला बना दिया, और वो काबिल कबूल हुआ, आवाम को भी हुआ, हमें भी हुआ, और वो पिछले फार्मूले से वो 10, 20, 30% ज्यादा था, तो वो काबिल अमल रहा। अच्छा, अब इन्होंने ये किया है कि एक आपके इल्म में है या नहीं है कि अब जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब जो है ना, वो हर इलाके की, हर मोहल्ले की, हर सड़क की उन्होंने एक मार्केट वैल्यू मुकर्रर की हुई है, उसको कहते हैं कैपिटल वैल्यू इंडेक्स। तो वो उन्होंने मुल्तान, आप देखें मुल्तान शहर को 3800 हिस्सों में तकसीम किया, 3800 सेक्टर में तब्दील किया, उसमें उन्होंने तकसीम किया। वो जो लिस्ट है उनकी या जो टेबल है, उसको देखने में भी मेरा ख्याल में आधा घंटा लग जाता है। अच्छा, मुल्तान इतना छोटा सा, लाहौर उसके तो पता नहीं कितने होंगे। और मैं आपको बताऊं कि जिला मुल्तान जो है उसको 11,000 यूनिट्स में या 11,000 सीरियल नंबर में तकसीम किया। 11,000 मिसलन ये एमडीए रोड से लेके, एमडीए चौक से लेके और बरारा तक का रेट एक है, बरारा से लेके लोधी कॉलोनी का एक है, और ऐसे ही एमडीए चौक से लेके कचहरी चौक तक का अलहदा रेट है। तो वो इतने ज्यादा तकसीम कर दिए। अब हुआ ये है कि एक तो उन्होंने तकसीम कर दी, दूसरा ये जितनी भी उन्होंने रेट बनाए, मोस्टली, सारे तो मैं नहीं कहता, मोस्टली जो है ना उन्होंने और उनके कोलीग्स ने और उनके सबऑर्डिनेट्स में जो ठंडे कमरों में बैठे होते हैं, उन्होंने वो रेट फिक्स कर दिए हैं जिनका मौके पे वो वजूद ही नहीं है। तकरीबन 50% जो उन्होंने रेट जो लिस्ट बनाई है वो मार्केट वैल्यू से तकरीबन जो है डबल है। बहुत मुश्किल होगा। जी, मुश्किल हो गया। अब उससे हो क्या रहा है, दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो ये हो रहा है कि लोग जो प्रॉपर्टियां खरीदते हैं, अब उनको रजिस्ट्री की फीस तो एक ही है, लेकिन स्टैंप ड्यूटी जो है ना, फर्ज करें मैं खरीदता हूँ 20 लाख की प्रॉपर्टी, तो मुझे डीसी वैल्यू उसकी है 40 लाख, तो मुझे 40 लाख की रजिस्ट्री करानी पड़ती है। और आपके इल्म में है कि रजिस्ट्री कराने का खर्चा ही 14-15% है। एक तो खर्चा बढ़ जाता है, नंबर एक। नंबर दो, फिर उसके बाद ये होता है कि इनकम टैक्स वाले कहते हैं भाई ये 40 लाख तुम्हारे पास कहाँ से आया। मैं कहता हूँ भाई मैंने तो खरीदी 20 लाख की है। वो कहते हैं नहीं जी, ये तो आपने 40 लाख की खरीदी, आपने जब रजिस्ट्री कराई है। तो वो गोल चक्कर के अलावा वो एक माल प्रैक्टिसेस का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो अब जो इन्होंने ये कैपिटल वैल्यू लिस्ट के मुताबिक जो इन्होंने बनाया है, अब ये किया है कि हम अब जो टैक्स लेंगे, जो डीसी की वैल्यूएशन लिस्ट है उसके मुताबिक लेंगे। तो हमें इस पे शदीद एतराज है, क्योंकि ये लिस्ट जो है वो हर साल तब्दील हो जाती है। उसमें तब्दील क्या होती है, वो नीचे आने की बजाय वो 10% हर साल ऊपर चली जाती है। और मुझे याद है एक साल पहले जब मोहसिन नकवी साहब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे मुल्तान के, तो उन्होंने एक तकरीब में, एक डिनर में मैं भी था, तो मेरी टेबल पे भी तशरीफ लाए। उनकी बहुत अच्छी आदत है कि वो इज्तिमाई गुफ्तगू करने की बजाय हर टेबल पे जाते हैं, पूछते हैं भाई आपके कोई मसाइल इंडिविजुअली। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा जनाब ये चीफ जो है चीफ सेक्रेटरी साहब आपके साथ हैं, मुल्तान में एडीएम भी रह चुके हैं,
तो इनके इल्म में जनाब आप इतना बता दें, आप लाहौर में रहते हैं, क्या प्रॉपर्टीज डी वैल्यू हुई हैं या उनकी वैल्यू बढ़ी है? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल डी वैल्यू हुई है। मैंने कहा जनाब ये चीफ सेक्रेटरी साहब भी हैं या डीसी साहब भी हैं, इनसे पूछे ये हर साल क्यों 10% बढ़ाते हैं? वो हमारे लिए तो मसला बना हुआ है। तो उन्होंने हिदायत भी फरमाई चीफ सेक्रेटरी साहब को, आजकल भी वही चीफ सेक्रेटरी साहब हैं जनाब जाहिद अख्तर जमान साहब, तो उन्होंने भी कहा जी मैं इसको देखता हूँ। और हमारे जो बुजुर्ग रहनुमा हैं ताजरों के, ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब जो चेयरमैन है आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के, उनका भी बड़ा ताल्लुक रहा है, क्योंकि ये साहब चीफ सेक्रेटरी साहब पहले यहाँ पे बड़े अफसर रहे, गालबन डीसी रहे हैं या एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रहे। तो हम फोन कर करके थक गए कि जनाब आपने जो वादा किया था उसको को पूरा कर दें, तो उसका फॉलो अप ले लें। लोग बेचारे परेशान हैं, लोगों के खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें कोई बेहिसी ऐसी है कोई जवाब ना आया। बहरहाल अब ये हुआ है कि वो जो कैपिटल वैल्यूएशन लिस्ट है जिसकी मैंने आपसे अर्ज किया है कि 3800 उसके सीरियल नंबर हैं, तो अब वो हर साल जो है ना 10% बढ़ रही है हर साल। अच्छा हाँ जी, जबकि इनके कानून में लिखा हुआ है प्रॉपर्टी टैक्स का जो एक्ट मैंने आपको बताया है 1958 का, कि जो भी आप एक दफा तशखीस करेंगे किसी प्रॉपर्टी की असेसमेंट करेंगे तो दैट विल डिटेन फॉर 5 years। वो 5 साल तक आप दूसरी उसकी तशखीस कर ही नहीं सकते। जबकि इस नए सिस्टम में जो है वो हर साल जैसे ही डीसी वैल्यू बढ़ेगी, फर्ज करें एक मकान अब 1 करोड़ का है, अगले साल 1 करोड़ 10 लाख हो जाता है, तो खुद ब खुद 10% टैक्स भी बढ़ जाएगा। मतलब ये जुल्म खुदा का है। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ है कि जो इन्होंने रेट रखा है वो रखा है 0.007%। अच्छा, जितना फर्ज करें भी अगर 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है तो उसका 7,000 रुपए टैक्स है। अच्छा, वेयर एज वो पहले टैक्स आ रहा है उसका 1,000 रुपए आ रहा है, 800 आ रहा है, 900 आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली तो वो प्रॉपर्टी करोड़ की नहीं है, वो तो है 40-50 लाख की, इन्होंने करोड़ किया हुआ है। एक बात तो ये करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी इनकी जो है जो 1 से 2 करोड़ के दरमियान है उसका जो शरह टैक्स है वो है 0.0008%। इसी तरह जो 2 करोड़ से ज्यादा की है तो उसका जो रेट है वो है 0.0009%। तो जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं ना और फिर कंपेयर करते हैं अलॉन्ग विद द एग्जिस्टिंग रेट ऑफ टैक्स, तो वो 11 गुना तक बढ़ जाता है। 11 गुना तक, हाँ, तक बढ़ जाता है। कहीं पे वो 25% बढ़ता है, वो 1100% तक बढ़ जाता है। अच्छा। तो हमारे लिए खास करके अवाम के लिए ये फरसान रूह वाली बात है कि आजकल के दौर में हर बंदा अपने साइकिल के अंदर परेशान है। अगर कोई 3 लाख कमाता है वो भी परेशान है, जो 60,000 कमाता है वो भी परेशान है। 3 लाख वाले ने अपने खर्चे बढ़ाए हुए हैं, उसी हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट है। और फिर जो एक एम्प्लॉयमेंट जिसके पास है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या एम्प्लॉयमेंट है, उसके पीछे जो खाने वाले हैं या नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स बढ़ रहे हैं। बेटा बड़ा हो गया, बेरोजगार है, बाप पे खड़ा है, बेटी बड़ी हो गई, शादी नहीं हुई, बाप पे खड़ी है। इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त होता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक पे चलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। तो हमारे साथ मौजूद हैं जफर सदीकी साहब और इनसे हम बात कर रहे थे प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में जी। और दूसरे गेस्ट हमारे जिन्होंने अभी रिसेंट ज्वाइन किया है, ये रोही के रिपोर्टर हैं फराज। कैसे हैं आप? मैं ठीक मैडम, वेलकम करते हैं आपका। थैंक यू सो मच जी। सिद्दीकी साहब बताएं। मैं ये अर्ज कर रहा था इन्होंने इतना जो 11 गुना तक टैक्स बढ़ाया है, इनको खुदा का खौफ नहीं है। अभी देखें कि इस वक्त जो पिछले साल तक था वो इनके पास 17,000 प्रॉपर्टी के 17 लाख प्रॉपर्टी के यूनिट से जो असेस हुए थे, जो टैक्स दे रहे थे। इस साल इन्होंने 2 लाख यूनिट और एडप्ट किए। शहर फैल रहा है, पूरा पंजाब फैल रहा है। तो भाई जब इतना आपको इतनी एडिशन हो गई है, अगर आप देखें 17 लाख को अगर 2 लाख पे तकसीम करें तो मेरा ख्याल में ये तकरीबन कोई 15% के करीब बनता है इंक्रीज। तो ये थोड़ी इंक्रीज है। अच्छा, फिर इन्होंने जुल्म क्या किया है कि पहले ये था
कि जो रेंट पे प्रॉपर्टी थी यकीनी तौर पे वहां से एक इनकम जनरेट होती है, तो उसका जो टैक्स था एज कंपेयर्ड विद सेल्फ के, जो बंदा जाती घर में रहता है, जो उससे कोई मफाद नहीं लेता, माली मफाद नहीं है जाती घर से, अपने घर में रह रहा है, आबाई घर है, उसके बाप का है, दादे का है, किसी न किसी तरीके से, मतलब उसके बाप दादे का है, तो भाई उसका टैक्स आपने उसके बराबर कर दिया, उस घर के बराबर जो जहां से इनकम पैदा हो रही है। आपने फॉलो किया मेरी बात? बहुत नाइंसाफी है ये तो। ये नाइंसाफी नहीं है और क्या होगा भाई, एक बंदा भाई जो वहां से किराया जनरेट कर रहा है, उसकी इनकम जनरेट हो रही है, उसका टैक्स भी, और जो घर में रहता है अपने आबाई घर में, जो उसको बाप दादा से मिला है, उसका टैक्स भी बराबर कर दिया। तो मतलब अब हम अपने घर खरीदने का वो सोचना छोड़ दें, क्योंकि टैक्स वो मजबूरी है, क्या करेंगे फिर, सड़कों पे तो नहीं बैठ सकते, रेंटेड जगह पे रहना ज्यादा प्रेफरेबल है। नहीं मैडम, बहुत मुश्किल हो गया, रेंट भी कौन से सस्ते। अच्छा अगली बात सुने। जी जी जी। अच्छा, एक नाइंसाफी, दूसरी नाइंसाफी ये है कि पहले 5 मरले तक जब ये परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर थे, तो इन्होंने 5 मरले तक के घर को जो है वो मुस्तस्ना करार दे दिया था प्रॉपर्टी टैक्स से। इन जालमों ने वो इस्तिस्ना ही खत्म कर दिया। जी जी जी। अब जो इस्तिस्ना दिया है वो सुनने के काबिल है। वो इस्तिस्ना क्या है? वो है 560 रुपए महीने का अगर कोई घर किराए पे है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो आप और मैं इसी मुआशरे में रहते हैं, फराज साहब सारा शहर फिरते हैं, बताएं 500 रुपए में कोई घर मिलता है किराए पे? नहीं बिल्कुल। यहाँ पर 25,000 रुपए में आजकल कोई घर नहीं मिलता। तो जो अब मुस्तस्ना गया, इस्तिस्ना दिया गया है, वो 560 रुपए जिस घर का महीने का किराया है, भाई वो उसको इस्तिस्ना है। तो मेहरबानी करे हुकूमत पंजाब बता दे कहाँ पे है 560 रुपए के किराए वाला घर, मैं जाऊं उसकी जियारत भी करूं, उसको चूमूं भी सही। इनको शर्म ही नहीं आती। इसी के साथ फराज, मुझे आप बताएं कि जब रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं ट्रेडर्स के, इसके हवाले से आप क्या बोलेंगे? मैडम, ट्रेडर्स के इलेक्शन होते रहते हैं, ये इनका टेन्योर किसी मार्केट का 1 साल का होता है, किसी का 2 साल का, किसी का 5 साल का। हाल ही में उधर टिम्बर मार्केट में इलेक्शन हुए, तो माजी में उसके सदर रहे हैं हाफिज सादिक साहब, लेकिन अब जो है वो भारी अक्सरियत से वहां पर महार शाकिर जो है वो उन्होंने सदारत का सेहरा अपने सर सजाया है। और अगर सराफा बाजार की बात करें, जी। हम ये देखें कि जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सराफा मार्केट है, उसे जबकि एशिया की भी बड़ी सराफा मार्केट कहा जाता है। हाँ जी। वहाँ पर 4000 इलेक्शन वोट हैं, बड़े 4000 वोट हैं। तो वहाँ के इलेक्शन हुए तकरीबन 8 साल बाद, 10 साल बाद। अच्छा, और वहाँ पर जो है वो भारी अक्सरियत से सदर भी और जनरल सेक्रेटरी भी और उनका पूरा पैनल जो है वो भारी अक्सरियत से जीता। वहाँ के सदर बने हैं इरफान शाह और जनरल सेक्रेटरी हैं शेख खुरम शहजाद मोती वाले। तो अब देखना ये है मैडम, जो भी तंजीम जीतती है वो मुल्तान की, जो भी मार्केट इलेक्शन कॉन्टेस्ट विन करती है वो मुल्तान की किसी बड़ी मार्केट से जाके इल्हाक करते हैं। अब मुल्तान की 2 बड़ी तंजीमें हैं, एक चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान और दूसरी है मरकजी तंजीम ताजरान। अच्छा। अब देखना ये है, ये टिम्बर मार्केट और सराफा बाजार ये किस मार्केट के साथ जाकर मिलते हैं, और दोनों ही मार्केटें वर्थ रखती हैं। सराफा बाजार में सोने की खरीदारी आपको पता है किस कदर होती है, और इतनी बड़ी मार्केट है। और टिम्बर मार्केट ये भी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, और यहाँ पर भी जो ताजिर हैं वो भी वर्थ रखते हैं। अब जफर साहब बैठे हैं हमारे साथ, चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर के सदर हैं, तो देखते हैं जफर साहब उनको अपनी तरफ लेकर आते हैं या दूसरी टीम जो है वो बाजी ले जाती है। जफर साहब क्या समझते हैं इसको, कैसे? जी बिल्कुल, मैं आपसे अर्ज करूं कि हमारे साथ भी उनके वादे वही तो हैं, दोनों के हमारे राब्ते भी हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने किसी तंजीम से इल्हाक नहीं किया। तो इंशाअल्लाह अजीज कभी इम्कान है कि वो हमारे साथ ही इल्हाक करेंगी, क्योंकि एक तो हमारी जो तंजीम है वो पाकिस्तान लेवल पे सबसे बड़ी तंजीम है ताजरों की, और दूसरा ये है कि चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स जो है वो गुज़श्ता 40 साल से इस शहर के अवाम की और ताजरों की खिदमत कर रहा है, और गालबन में उसका मतलब कई दर्जन से ज़्यादा उसके सदूर गुजर गए। तो मैं इस वक्त आखिरी हूँ, तो आखिरी से मुराद है प्रेजेंट हूँ। जी जी जी। तो इंशाअल्लाह अजीज हमें उम्मीद है कि क्योंकि हमारी सर्विसेज बहुत ज़्यादा हैं और जितनी भी गवर्नमेंट के महकमे हैं
उन सब में नुमाइंदगी हमारी है। वो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट की कमेटियां हैं उन सब में नुमाइंदगी भी हमारी है। फराज साहब बेहतर जानते हैं कि कितनी मार्केटें दूसरी तंजीम के साथ हैं और कितनी जो है तंजीमें हमारे साथ हैं, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग रहनुमा हैं ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब, वो गुज़श्ता 55 साल से ताजरों की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और वो बहुत निडर और बेबाक हैं। अभी कुछ 6 महीने पहले हमने उनके एजाज में 55 साल जो उनकी खिदमत थी उनके एतराफ़ में और उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए एक बहुत बड़ी एक मेगा प्रोजेक्ट, एक मेगा डिनर किया जिसमें तकरीबन 7,000 ताजरों ने शिरकत की। उसमें जनूबी पंजाब से ताजर तो मुकम्मल शरीक हुए, काफ़ी हज़ारों की तादाद में शरीक हुए। इन एडिशन टू दैट पूरे मुल्क के जो ताजर नुमाइंदगान से राइट फ्राम कोयटा, कराची टू पेशावर, ये सारे वो लोग भी आए। तो एक हमारी तंजीम की वर्थ है, जबकि जो दूसरी तंजीम है उसको अभी बने हुए 2-4 साल हुए। अच्छा। तो इंशाल्लाह कम्पीट कर जाएंगे। अच्छा, इसी के लेकिन साथ साथ वो भी टक्कर की तंजीम है, हर मौके पर जो है वो टक्कर मुकाबला तो चलता रहता है। देखिए जी, वो हैं तो हमारे भाई, हम ये तो नहीं कहते को हमारे उनका मकसद भी ताजरों की वेलफेयर है हमारा। हाँ, लेकिन ये कह रहे हैं कि जरा पड़ला इनकी तरफ ज्यादा भारी है। अच्छा, मुझे फराज साहब ये बताएं कि जैसे कि महंगाई तो बढ़ती ही जा रही है, गोल्ड के क्या रेट चल रहे हैं, मतलब सोने का क्या सूरत हाल है? मैडम, सोना तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका था। 3,42,000 सोना अब तक पहुंच चुका था। लेकिन जो ही इसको पर लगे हमने देखा उसी तरह वापसी पीछे भी आना शुरू हो गया। अच्छा, रेट्स में कमी आ रही है। रेट्स में कमी आ गई। फिर अब जो है वो एक माह में सोना तकरीबन 40,000 रुपए, 40 से 42,000 रुपए सस्ता हुआ। इस वक्त सोने की फीसद कीमत है 3,52,000। अब देखें, पहले वो दौर होता था जब सोना 50,000, 55,000 रुपए तोला होता था, इवन शादियों में देते लाख रुपए तोला भी होता था। लेकिन अब तो ये नौबत आ गई कि सोने को दूर से देख सकते हैं लोग। शादियां दूर की बात, अब लोग जो है वो शादियों में आर्टिफिशियल ज्वेलरी देते हैं। बेशक, मैंने खुद देखा है। पहले मेरी मम्मा का टाइम देखें तो उन्हें 100 तोला मिला था, ठीक है। और अब जब हम बहनों का सोचते हैं नहीं, अब वो तो सब एक टाइम पे खत्म हो जाता है, लेकिन अब मेरी बहनों की शादी हुई तो 2-2, 3-3 तोले से ऊपर जा ही नहीं रहा था, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स देना, इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कि बहुत ही, मतलब कि आप कंपेयर करें ना गोल्ड को भी, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी, हर चीज देखने तो मुश्किल हो गया मैनेज करना। हर चीज महंगी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें भी ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा है। बहुत ही अब ये देखें, जो ही गर्मी आई हमने इलेक्ट्रिक जो कूलर हैं, इलेक्ट्रिक एयर कंडीशनर हैं, उनकी कीमतें बढ़ गई। जो एसी पिछले साल मैडम 1,20,000 का था, वो 1.5 टन का एसी इस साल 1,80,000 रुपए का है। 60,000 रुपए का फर्क आ गया। और जो कूलर पिछले साल 25,000 का था, वो इस साल 35,000 का है। इतनी महंगाई, जबकि सोना इसने तो हद कर दी है, सारी हदें पार कर दी। और इसी तरह अभी तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स भी आने हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स भी आने हैं। लोगों ने इतने महीने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल ज्यादा मिकदार में जो है वो अदा किए, लेकिन अब देखते हैं इस महीने का बिल कितना आता है, क्या होता है, पता लगेगा। इसी के साथ जफर साहब मुझे बताएं कि जो साउथ पंजाब के छोटे ट्रेडर्स हैं, ठीक है, इनके लिए कौन से चैलेंजेस हैं जो वो फेस कर रहे हैं? देखिए जी, चैलेंजेस, सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज जो है ना वो महंगाई का है, क्योंकि कास्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है, कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई है। और मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ, ये मेरे भाई जो हैं, ये मेरे बच्चों की तरह हैं फराज साहब, ये पूरा शहर फिर घूमते हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त 50% से जायद जो दुकानदार हैं वो अपना खर्चा नहीं पूरा कर रहे, वो अपने कैपिटल जो है ना वो खर्चे में खा रहे हैं। और कई दुकानदार, अब ये चल रहा है, ये सब हो रहा है कि हर कोई सिर्फ अपना कैपिटल ही खा रहा है। अच्छा, इसी के साथ वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक पे चलते हैं और वापिस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो महंगाई है बढ़ती जा रही है, इस पे जो हमारे छोटे ताजिर हैं इन पे क्या असर हो रहा है? जी जफर साहब। जी, उसमें मैं अर्ज कर रहा था कि एक तो महंगाई से जैसे अवाम परेशान है, ताजिर भी परेशान है, और फिर इनको ताजरों के साथ हुकूमत जो है वो सौतेली मामला सलूक भी कर रही है। उसकी एक वाज़ेह मिसाल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये अभी बिजली के जो रेट कम किए थे 7 रुपए 7.5 रुपए के करीब, ये इंडस्ट्रियल को भी मिले यूनिट, घरेलू को भी ये सहूलत मिली,
और एग्रीकल्चर को भी 1.5 रुपया मिला। तो हम तो भाई सबसे ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं, 72 रुपए यूनिट बिजली का लेते हैं, तो हमें क्यों नहीं दिए गए ये 7.5 रुपए? हमें भी मिलने चाहिए थे। हमने क्या गुनाह किया है? हम तो आपके कमाऊ पूत हैं, तो इनको कुछ ख्याल ही नहीं है। बल्कि मैंने हुक्मरानों से भी ये बात की है, एक दो को बताया है कि यार खुदा का खौफ करो यार, हम तुम्हारे वोटर हैं, आपकी हल्के वोटर्स हम ही हैं। जी जी जी, बिल्कुल नून लीग के ज्यादातर जो वोटर हैं वो इसी सेक्टर से, इसी बिजनेस कम्युनिटी से हैं। तो यार आप हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, चले हमें 7.5 रुपए यूनिट तो देना जो दूसरों को दे रहे हैं। ऐसे और भी बहुत सारी ज्यादतियां हैं जो हमारे साथ हो रही हैं। और इसी तरह हमें जो है ना, कोई छोटे ताजरों को कर्जे भी नहीं मिलते, जबकि बड़े सरमायादारों को कर्जे इजीली मिल जाते हैं। हाँ जी, इजीली मिल जाते हैं और सस्ते उस पे मिलते हैं। और प्रैकर उनको खुद कॉल्स कर करके कह रहे होते हैं, इफ यू आर विलिंग ले लें, वी आर अवेलेबल। और मार्कअप रेट भी जो है वो सस्ता होता है। तो ये हमारे मसाइल तो हैं। तो अभी बात हो रही थी प्रॉपर्टी टैक्स की, मैं आपको बता रहा था कि 1 और 5 का फर्क है। इसी तरह जो है वो जो है और भी फर्क है, मैं आपको बताते चलूं कि जो नई ये कानून इन्होंने निफाज किया है नए कवामिद का, उसमें ये भी है कि अब ये कोई लिस्ट आवेजा भी नहीं करेगी। पहले ये होता था हर 5 साल के बाद सर्वे होता था, उस सर्वे के नतीजे में जो असेसमेंट होती थी, तशखीस होती थी, उसकी लिस्ट जो है वो इनके दफातर में लटकी होती थी। लोग आते थे, अगर उनको कोई एतराज होता था तो वो पहला फोरम था ईटीओ का, असेसिंग अथॉरिटी का, तो वहां पे एतराज फाइल करता था। अच्छा, अब उससे वहां उसको रिलीफ नहीं मिला तो वो जाता था डायरेक्टर के पास, अपीलेट फोरम वही था। अब इन्होंने ये दोनों फोरम ही खत्म कर दिए, यानी कि आप ये समझे कि अब वो डायरेक्ट जो है ना, सीधा डीजी डायरेक्टर जनरल जो लाहौर बैठता है, जिसके पास फुर्सत नहीं होती बात करने की, फोन सुनने की, आम लोगों को मिलने की, वो अब पंजाब से कई हजार अपीलें सुनेगा। पता नहीं कब सुनेगा, 20 साल में सुनेगा, 30 साल में सुनेगा। अब देखे ना, मैं आपको सादा अल्फाज में सुना, पहले एक केस का फैसला जो मजिस्ट्रेट करता था, अब वो मजिस्ट्रेट वाला फोरम भी खत्म, सेशन कोर्ट वाला फोरम भी खत्म, हाई कोर्ट वाला फोरम भी खत्म, और वो सीधा सुप्रीम कोर्ट का जज सुनेगा। वो भाई वो इसीलिए बैठे हैं, आप महसूस कर रहे हैं जी? ये जितने चेंज खत्म हो गई हैं, अल्लाह आपका भला, वो सारे फोरम इन्होंने खत्म कर दिए। ये भाई कोई अकल की बात करो, एक निजाम जो 75 साल से कामयाबी से चल रहा है, आप उसको क्यों तोड़ रहे हैं? ये बिल्कुल तोड़ दिए इन्होंने, ये भी हमें पसंद नहीं है। अच्छा, फिर इसमें मसाइल क्या होंगे? मैंने उस दिन भी महकमे के लोगों से बात की कि भाई आप टैक्स लगा देते हैं, फर्ज करें 20,000 रुपए, मैं कहता हूँ जी मैं तो अपील में जाऊंगा, मैं अपील में चला गया, 5 साल की अपील पड़ी है, मैंने अब महकमे का 1 लाख रुपए देना है, तो महकमे ने तो अपना रेवेन्यू इकट्ठा करना है, उनको तो डीजी कह रहा है भाई रेवेन्यू ले आओ, नहीं तो घर जाओ। तो अब वो लाख रुपए जब मैं लेने के लिए मेरे प्रीमिसेस पे आएगा, मेरी दुकान पे आएगा, मेरे घर पे आएगा, उसको जब वो सील करेगा, सील का अख्तियार है, तो फिर वहां पे लड़ाई मार कुटाई होगी, लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी होगा। अब महकमे वाले भी ठीक कहते हैं कि भाई आपने लाख रुपए देना है, दे, हमारी नौकरियां खतरे में। हम कहते हैं जनाब हमने अपील की हुई है, डायरेक्टर जनरल साहब जो है उनके पास टाइम नहीं है, वो अभी दौरों पे हैं, पता नहीं कब वापस आए, कब सुने। तो ये ऐसे मसाइल हैं, इनको जो है वो बारीक बीनी से और इंसाफ पर मबनी जहनीत बनाते हुए इसको जो है वो देखना चाहिए। ये हमारा बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, हाँ जी, अभी मैं आपसे और भी इस सिलसिले में अर्ज करूं कि अब फर्ज करें पहले ये कानून होता था कि जैसे हमारे आपके इल्म में है कि तकरीबन 8 से 9 मिलियन लोग जो है ना हमारे पाकिस्तानी, वो दूसरे मुल्कों में गए हुए, एक्सपेट्रिएट है, ठीक है ना जी। उनकी जायदादें हैं, किसी के बाप की है, दादे की है, भाई की है, वो 10 साल बाद आते हैं, पता चलता है जनाब वो हमारी तो जायदाद पे जो है टैक्सी 2 लाख रुपए हो गए। वो भाई 2 लाख रुपए कैसे हो गए? मेरा तो घर ही बंद रहा, या मैंने किराए पे दिया है, किराएदार भाग गया। अब वो बेचारा खाली प्लॉट भी उस पर भी टैक्स हो गया जी, हो गया। अब वो खाली प्लॉट पड़ा है, उसमें टैक्स हो गया। अब वो बेचारा इनके पास पहले आता था, एक फोरम था, ईटीओ का फोरम था, नॉर्मल फोरम है, और वो 75 साल से चल रहा है। वो उसको दरखास्त देता था, जनाब ये मेरा खाली प्लाट पड़ा है, यहाँ पे एक कमरा है, आपने गलत टैक्स लगाया है, वो 10 साल गुजर चुके हैं, मेहरबानी करें, वो ठीक कर देता था। वो नहीं करता था, डायरेक्टर कर। अब वो कहते नहीं जी आप डीजी के पास जाए,
और अब इन्होंने डीजी की अप्रोच तक जाना भी मुश्किल काम, बहुत मुश्किल। यहाँ डीसी साहब यहाँ नहीं मिलते, इनको पता है, मैं कमेटियों का मेंबर हूँ, सुन भी रहे होंगे, नाराज भी होंगे शायद। जी जी। वो भी 2 घंटे दफ्तर नहीं बैठते, सारा दिन वो विजिट पे हैं, वो चेकिंग पे हैं, लोग बेचारे धक्के खा रहे हैं, तो डीजी कहाँ से बैठेगा जी? नहीं, एक्चुअली वो छोटी छोटी चेंज होती थी ना ऊपर पहुंचने तक, पहले हम नीचे से सॉर्ट आउट हो जाता थे सारे मसले, फिर हमने ऊपर तक जाना है। जब मसले हल नहीं हो रहे, अब तो डायरेक्ट ही नहीं हो रहे, तो कहाँ जाएंगे? शूट अप करें जी। तो मतलब ये कोई अच्छी इनकी जो है स्ट्रेटेजी नहीं है, इनको ये खत्म करना चाहिए। जी, जो पुराने फोरम है उनको बहाल करना चाहिए, और वो फोरम जो है वो इनके भी फायदे में है, इनको जो रेवेन्यू है फौरी मिलेगा। जैसे ही वो पहली फोरम पे जाता है बंदा, तो वो पहले फोरम का जो अफसर है वो कहता है भाई इतने पैसे मैं कर देता हूँ, आपको रिलीफ देता हूँ, टैक्स जमा कराओगे? वो कहता है साहब मैं अभी जमा कराता हूँ, 10 लाख से 5 लाख पे जी अभी जमा करा, जी आप मेरे साथ इंसाफ करें, मैं आपका टैक्स अभी दे दूं, तो ये कहानी खत्म हो जाएगी। ऊपर जाने तक तो पेंडिंग पे ही है। पेंडिंग पे। अच्छा, इसी के साथ मुझे फराज साहब आप बताएंगे गला मंडी जो है, इसके जो रोड के इश्यूज हैं, इसके बारे में कहेंगे? मैडम, गला मंडी में सिर्फ रोड के नहीं बल्कि और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे कि लाइक एक तो सबसे अहम मसला वहाँ पर रोड्स का है, और दूसरा सबसे अहम मसला वहाँ पर वापडा का है। वापडा के जो खंबे हैं वो टेढ़े हो गए हैं, और किसी भी वक्त गिर सकते हैं। जबकि इस वक्त गला मंडी में तीसरा अहम मसला सीवरेज का भी है। अच्छा। अब जो सीवरेज है वो पानी जमा होने की वजह से रोड को तो खा जाएंगे मैडम। अब गुज़श्ता 7-8 सालों से ये रोड इतना खस्ता हो चुका है जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। अब ये देखें, बारिश आती है ना तो सीवरेज ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, लोगों सारा फिल हो जाता है और नीचे पता नहीं लगता कौन सा गड्ढा है और क्या सूरत हाल है। तो फिर जब वो लोडर रिक्शा अपना माल लोडिंग अनलोडिंग कर रहे होते हैं, तो उनको काफी सारा लॉस हो जाता है, बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। इसी के साथ साथ हमारे साथ एक कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। आयशा जुनैद, कल मैंने आपका नाम आयशा जावेद ले लिया, तो अभी जी आयशा जुनैद नाम है मेरा, मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं। जी ये तो जफर इकबाल सिद्दीकी साहब बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। जी मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, हमारे जो टैक्स का सिस्टम है, स्पेशली मैं भी एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। आप बताइए, इतनी ज्यादा टैक्सेस में बायर मिल ही नहीं रहा। ये जो आपकी गंदम की क्रॉप्स पे 50% कट लगा है प्राइस पे। हम नहीं कहते कि प्राइस गवर्नमेंट की तरफ से कम ना हो, क्योंकि गरीब खरीदे। हमारा तो 100% डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। हमारी बेसिक जो फसल होती है वो वीट होती है, क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी के यहाँ ठेका होता है, जो ठेकेदार होता है उसको भी कमाना होता है। लेकिन ये जो टैक्सेस की पॉलिसी है, और जफर इकबाल सिद्दीकी साहब कह रहे, मैं इनसे एग्री हूँ, इसमें जब तक पहले तो आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, आपका जो स्पीडी जस्टिस जब तक नहीं होगा और जस्टिस का इंतजाम ठीक नहीं होगा। आप देखिए, हमारी अपनी फैमिली का एक इतना बड़ा केस है जिसको 35-40 साल हो गए हैं प्रॉपर्टी का लगा हुआ है, अभी तक उसका फैसला हुआ। जब हमारे हाथ में होता है तो जो हमारा ओपोनेंट है वो इतना अमीर आदमी है, अरबपति है, उनके पैसे दे दू के ऊपर नीचे अपील करवा लेते हैं। हमारी ना इंसाफी तो चलती आ रही है। तो मैं इनसे एग्री हूँ। मैं कहता हूँ कि ऐसी पॉलिसीज हो जिसमें आसानी से टैक्स भी कलेक्ट हो, आवाम देंगे, लोग देंगे, कैसे नहीं देंगे भाई। असल मसला ये है कि आपके पास जो पुराना सिस्टम था, ये शेरशाह सूरी के दौर का सिस्टम आपका चल रहा था, बड़ा कामयाब चल रहा था। आप इसमें डबल सिस्टम है, पटवार का जो सिस्टम है इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं। तो मैं एग्री हूँ, देखिए जी, खुदारा टैक्स वसूल करें, लेकिन उसकी जो परसेंटेज है उसको कम करें। जैसे आयशा आप कह रही है, तो आपको कहना नहीं चाहिए अभी तो आप पे टैक्स लगा देंगे, यू हैव 100 kg गोल्ड, योर मदर यू हैव 100 kg गोल्ड। तो ये मतलब वो तो कह रहे कहाँ रहा जी गोल्ड, तो अब इतनी कीमत उसकी हो गई, बाकी नहीं मिल सकता। हमने पुरानी वो गोल्ड अब जिंदा नहीं रहा ना, सब बिक चुका है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये एक हमारे मुल्क का अलमिया है जिसे ठीक हो गया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। शुक्रिया बहुत बहुत। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। अवाम खुद कह रहे हैं कि हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ साथ वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का।
वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ गुफ्तगू हो रही है महंगाई की। जितनी मर्जी बातें कर लें हमारी महंगाई के बारे में, लेकिन कम तो होने वाली है नहीं। इसी के साथ साथ फराज मुझे बताएं कि जो मार्केट की तजावुज़ात हैं उनका खात्मा क्यों नहीं हुआ? मैडम, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के विजन के मुताबिक जी। शहर को तजावुज़ात से पाक करना है, लेकिन हमने देखा कि इंतज़ामिया ने बढ़ चढ़कर मुख्तलिफ मार्केटों से तजावुज़ात का खात्मा भी किया, जिनमें सबसे अहम जो तजावुज़ात माफिया हैं वो है हुसैना गई रोड पर। हम ये देखें कि दौलत गेट से ये तजावुज़ात माफिया शुरू होते हैं और घंटा घर चौक तक जो है वो इस तरह तजावुज़ात की भरमार है। इसका भी हालांकि यहाँ पर कोई भी नहीं हाथ डाल सकता। ACCT हैं अब्दुल समी शेख, नौजवान हैं, तो उन्होंने यहाँ पर बड़ी भरपूर क्रैकडाउन किया, कार्रवाइयाँ की, तजावुज़ात का खात्मा यहाँ से हो गया। लेकिन वही मामूल के मुताबिक एक दफ़ा फिर से इंतज़ामिया के जाने के बाद तजावुज़ात वहाँ पर बहाल हो जाती है। इसका कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं बनाया गया। अब दूसरी मेन मार्केट जो तजावुज़ात का गढ़ है वो है मुमताज़ाबाद मार्केट। अब यूं देखें कि चिराग तले ही अंधेरा है। अच्छा, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का वहां पर ऑफिस है, दफ्तर है, और उसी के साथ ही मुमताज़ाबाद जो है वो गोल प्लाट के इर्द गिर्द सारी तजावुज़ात हैं। रोड के ऊपर वो बैठे हैं, रोड के ऊपर बैठकर वो अपना सारा कारोबार कर रहे हैं और इंतज़ामिया उन पर हावी नहीं हो सकती, जबकि वो इंतज़ामिया पर हावी हो सकते हैं। दीगर भी बहुत सारी मार्केटें हैं, वहाँ पर तजावुज़ात के खिलाफ क्रैकडाउन होता है, लेकिन इंतज़ामिया के जाने के बाद फिर से सब नॉर्मल रूटीन में आ जाता है। जफर साहब बैठे हैं, मुल्तान शहर के सदर हैं, इनसे पूछते हैं ये खुद तजावुज़ात लगवाते हैं? जी जफर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं उसका जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि इन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया मैं लगवाता हूँ तजावुज़ात, नाजायज़ तजावुज़ात। ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स भी, हमारे साथी भी और हमारे जो बुजुर्ग रहनुमा हैं ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब, हमने कभी भी नाजायज़ तजावुज़ात की हिमायत नहीं की, ना ही इसके खिलाफ ये कि आप इनको क्यों हटा रहे हैं। हमने कोई हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत के सामने इनकी मज़ामत की है। हमने जब भी कहा है यही कहा है कि जी हम चूंकि हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी नहीं है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है वो ज़िला इंतज़ामिया है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, MDA है, जिला कौंसिल है, ये उनकी ड्यूटी है, वो हटाए इनको। हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। हमने अपनी निगरानी में कई मार्केटों का सफाया कराया है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा ताजिर जो है वो इस बात को समझने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुआ, क्योंकि ये दहाइयों का गंद है जो सड़कों पे पड़ा है नाजायज तजावुज़ात के हवाले से। तो इसको टाइम लगेगा। मेरी अर्ज सुन लें आप, मेरी अर्ज सुन लें। हम बार बार, कल भी CTO साहब हैं सरदार मुबारक खान साहब, तो उनके हमारी मीटिंग थी, हमने उन्हें बिल्कुल कहा है जी कि जो सड़क में रुकावट बनता है ताजिर, उसका सामान बनता है, आप उसको वार्निंग दें और दूसरी दिन अगर उसका फिर सामान पड़ा है तो उसके खिलाफ FIR दें। हम आपके साथ खड़े होंगे, हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे। तो ये बात ये है कि हम भी लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, और जो ये बीबी मरियम नवाज शरीफ साहबा की ये जो कैंपेन चली है मैडम की, उन्होंने चलाई है, उससे बहुत ज्यादा ताजरों में अवेयरनेस आई है, लर्निंग आई है। अब इसमें कमी आ चुकी है, लेकिन खुदारा जिला इंतजामिया और पुलिस जो है वो इसको फॉलो अप जारी रखे। ऐसा भी होता है कि जैसे गाड़ी की आवाज सुनाई देते हैं वो उठाते हैं, गाड़ी गुजरेगी तो वापस अपना नहीं, हम कहते हैं भाई उनका सामान ले जाएं, वापस ही न दें, उनके खिलाफ FIR दे दें। जी 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 जी, तजावुज़ात का एक बहुत बड़ा मसला मैडम सब्जी मंडी में भी है। वहाँ पर मार्केट कमेटी की मुबैना गफलत है, जिसकी वजह से तजावुज़ात की भरमार है। आप ये मेरे ख्याल में सब्जी मंडी का जो दाखिली रास्ता है और खारजी रास्ता है, वहाँ पर इतनी तजावुज़ात है कि अंदर इंटर होना भी तकरीबन 20 से 25 मिनट आपको दरकार है इंटर होने के लिए। अब जिला इंतजामिया की जानिब से वहाँ पर क्रैकडाउन किया जाता है, मार्केट में जो है वो तजावुज़ात का खात्मा किया जाता है, लेकिन अगले दिन दोबारा वही सूरत हाल होती है। वो इसलिए कि मार्केट कमेटी का अमला तमाम जो फड़ी है वहाँ पर बैठे हैं, जो तजावुज़ात माफी हैं, उनसे रोज़ाना की बुनियाद पर, महीने की बुनियाद पर उनसे खर्चा लेते हैं और क्रैकडाउन के बाद दोबारा उनको फिर से बहाल कर दिया जाता है। मुझे जरा बताएं। मैं मैडम एक एड अप करूं।
अभी जनाब सीएम साहबा ने एक फोर्स बनाई है, अथॉरिटी बनाई है, एक फोर्स बनाई है, उसकी वर्जियां मैंने देखी है, मोटरसाइकिल दिए हैं। अच्छा, वो सुना यही था कि कमिश्नर साहब भी तशरीफ लाए थे हुसैनागाई बाजार के अंदर, तो वहां पे जो है ना अब वो पेट्रोलिंग भी करेंगे और उनको अख्तियार होगा, अगर उनकी बात नहीं मानेगा तो थाने पे FIR करा देंगे। तो वो फोर्स कायम हो गई है और वो कुछ इलाकों में डिप्यूट भी हो चुकी है, उनकी मोटरसाइकिलें भी मिल चुकी हैं, लाहौर में ये हो चुका है, तो हमारे यहाँ भी इंशाल्लाह ये जल्दी हो जाएगा। इससे काफी और जैसे एक कांस्टेंट एक सर्विलियंस होगा ना जी, एक निगरानी होगी, तो फिर ये माफिया जो है ये नहीं आ सकेगा। अच्छा, अब जैसे ही ये तजावजात खत्म हुई, नाजायज तजावजात ऊपर जो सनसेट थे वो तोड़े गए, तो अब जो बाजारों की लुक है ना वो ऐसी नजर आई है जैसे आसार कदीमा की हो। कोई बिल्डिंग 100 साल पुरानी है, कोई 125 साल पुरानी है, कोई 70 साल पुरानी है, कोई 80 साल पुरानी है। तो इस हवाले से हमने कमिश्नर साहब से और जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब जो वसीम सिंधु साहब जो तशरीफ लाए हुए हैं, वसीम हामिद सिंधु साहब, ये पहले इनके टेन्योर में कुछ 6 महीने पहले भी इनका टेन्योर था, तो उस वक्त भी हमने एक दरखास्त गुजारी हुई है, जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डिजाइन कमेटी की मीटिंग भी हुई है, मैं भी उसमें गया हूं। वो ये है कि हमें जो है ना, जो हमारी पुरानी तामीरात हैं, दुकानें हैं, उनको रिकंस्ट्रक्ट करने की इजाजत दी जाए। वो ये इजाजत नहीं दे रहे। आजकल का जो नया कानून है वो ये बना हुआ है कि कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या यूनिट हो तो उसके सामने 20 फुट का जो है आपने पार्किंग छोड़नी है। लेकिन ये जितने पुरानी, ये बिल्कुल दुरुस्त है, सही कर रहे हैं। ये इनको चाहिए, ये कानून जो है ये उन इलाकों के लिए लगाएं जो नए डेवलप हो रहे हैं, नई सड़कें हैं, नई कॉलोनियां हैं, नए शॉपिंग मॉल हैं। वो भाई जहां पे दुकान की गहराई 10 फुट है तो वो 20 फुट जगह कैसे छोड़ेगा? तो कानून में ये बिल्डिंग कारपोरेशन के बिल्डिंग बायलॉज में भी ये बात शामिल है कि अगर वहां पे पार्किंग की जगह छोड़ने की इजाजत नहीं है, जगह नहीं है फिजिकली, तो उनको जो है ना आप वो पार्किंग छोड़ने का ना कहें। और उसके लिए ये है वो मेयर का अख्तियार है कि वो कंडोन कर सकता है। अब ये जितना हमारा अंदरून शहर है जिसको वाल सिटी कहा जाता है, यहाँ सेट बैक या पार्किंग की जगह छोड़ने की कानूनी तौर पे कोई जरूरत ही नहीं है। तो हम कहते हैं भी जो शहर के बाहर जो सड़कें हैं, सर्कुलर रोड है और रेलवे रोड है, सब्जी मंडी रोड है, ये वो रोड है जो 150 साल से आबाद है। यहाँ छोटी छोटी दुकानें हैं, तो इनको दुकानों को नया करने दें और आप जो है उनको फीसें लगाएं, उनको नक्शा फीस लें उनसे, और कारपोरेशन की आमदनी भी बढ़े और शहर भी खूबसूरत हो। अब आप कभी शहर का चक्कर लगाएं, ऊपर देखें दुकानों के ऊपर तो पता लगता है ये खिड़की अभी गिर जाएगी। बहुत ही तो ये मैं आपके प्रोग्राम की वसासत से जनाब कमिश्नर साहब और डिप्टी कमिश्नर साहब से दरखास्त करता हूं कि जो हमने ताजरों ने, मैंने खास करके अपने चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स की तरफ से एक दरखास्त गुजारी हुई है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डिजाइन कमेटी में, उसको जो है फौरी तौर पे उसकी मीटिंग बुलाई जाए। एक मीटिंग मैं भी अटेंड कर चुका हूं ताकि ये मसला जो है हल हो और शहर खूबसूरत हो। बेशक जब पुरानी बिल्डिंग्स नहीं हो जाएंगी तो बहुत ही खूबसूरत हमने देखा। इसी के साथ मुझे जरा आप बताएं फराज के ईद उल अज़हा आ रही है, बड़ी ईद आ रही है, जो मंडियों के हालात हैं जिसमें हमारे पास जानवरों के रेट्स वगैरह के हवाले से आप क्या बोलेंगे? लेकिन उससे पहले हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, उसके बाद आके हम बहुत बहुत शुक्रिया आपका और फराज आपका भी कि आपने हमें ज्वाइन किया, और अब चलते हैं ब्रेक पे। वेलकम बैक नाजरीन, और अब हमारे साथ मौजूद है नई गेस्ट डॉक्टर अनीला हमीद। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये जो है हमें डेयरी के लिहाज से बताएंगे, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, दूध तो वैसे ही मर्द औरत कोई भी नहीं पी रहा, बच्चे तक नहीं पीते हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि मतलब जो दूध है वो नेसेसरी तो है ही, लेकिन इससे क्या फायदे हमें और ज्यादा मिल सकते हैं कि किस तरह हम इनको ले? मिठाइयाँ पसंद कर लेते हैं हम दूध से बने हुए, लेकिन दूध नहीं पीते हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। आजकल हमारा ट्रेंड जो है वो मिल्क के ऊपर तो बहुत ही कम हो गया है और डेयरी प्रोडक्ट्स पे भी बहुत कम है। इसीलिए अभी सेलिब्रेट हुआ है वर्ल्ड मिल्क डे, जो 1 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और क्योंकि मेरा एकेडमिया से ताल्लुक़ है, मैं चेयरपर्सन हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल फूड प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी की, तो हमारा मंडे को मतलब कल हमने इसे सेलिब्रेट किया है। तो वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट करने का मकसद ही यही होता है कि अवेयरनेस दी जाए कि दूध और दूध से बनी मसनूआत जो हैं वो कितनी अहम है आपकी सेहत के लिए।
इसमें जो थीम था इस डे का वो था लेट सेलिब्रेट पावर ऑफ डेयरी। तो पावर ऑफ डेयरी आप जैसे मतलब नाम से ही इसका है जज्बा सा आ गया कि दूध का जो पावर है उसकी बताने लगे और हमने पीना है तो हमें भी पावर आ जाएगी। जी जी बिल्कुल। तो वो जो डेयरी की पावर है वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब दूध के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ऑलमोस्ट सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपकी बॉडी की ज़रूरत है। आपकी हड्डियों की ग्रोथ के लिए, आपके मसल्स के लिए, आपके ब्रेन के लिए, ब्रेन की जो कॉग्निटिव पावर होती है उसको इनहेंस करता है। फिर आपने देखा है कि आजकल जो है वो बच्चों के कद छोटे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टंटेड ग्रोथ हो रही है उनकी। और ये ग्रोथ इसी वजह से है कि उनकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, माल नॉरिश्ड हो रहे हैं वो बच्चे। तो इस वजह से वो मतलब ग्रोथ उनकी जो है वो ठीक तरीके से नहीं हो रही। सिर्फ बच्चे अगर दूध ना पिए ये नहीं, लेकिन क्योंकि माएँ जब वो प्रेग्नेंट भी होती हैं तब वो दूध का इंटेक उतना प्रॉपर कर नहीं रही होती हैं तो वो कमी स्टार्ट से ही आने लग जाती है बच्चों। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो जब प्रेग्नेंट होती हैं तब भी उनकी न्यूट्रिशन अगर कंप्रोमाइज्ड हो रही है तो फिर वो जाहिर है कि बच्चे को उस तरह से उसकी बॉडी डेवलप नहीं होती। और उसके बाद भी माँ का दूध बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर जब आप बड़े होते जा रहे होते हैं तो फिर एटलीस्ट मतलब आप अगर दूध कंज्यूम नहीं कर सकते तो दूध की बनी कोई प्रोडक्ट को कंज्यूम कर लें, जैसे कि योगर्ट है, जैसे कि चीज़ है, बटर, देसी घी, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं इसकी। लेकिन हमारा रुझान अब बहुत कम हो गया हुआ है। आपने देखा होगा मतलब हम भी इवन इसको स्किप कर जाते हैं दूध को कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं आज नहीं कल पी लेंगे। और एक ग्लास जो दूध है वो डेली ज़रूर पीना चाहिए। और एक ग्लास दूध से 30% आपकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरी होती है, जबकि अगर आप 2 ग्लास लेते हैं तो उससे 60% पूरी हो जाती है। तो एटलीस्ट आपको 1 to 2 ग्लास डेली कंज्यूम करना चाहिए। ठीक हो गया। इसके अलावा मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान में स्पेशली साउथ पंजाब में कौन से चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ रहे हैं डेयरी टेक्नोलॉजी के? अच्छा, हमारे यहाँ क्योंकि अगर हम साउथ पंजाब की बात करते हैं तो हमारी 70% पॉपुलेशन जो है डिपेंडेंट है डेयरी फार्मिंग के ऊपर। लेकिन हमारा जो सिस्टम है ना वो इनफॉर्मल है, अनरेगुलेटेड सिस्टम है जो डेयरी का है। आपने देखा होगा कि जो मिल्किंग हो रही है वहाँ भी हाइजीन का ख्याल नहीं किया जा रहा। फिर जो मिल्क सप्लाई चेन है वो बड़ी कंप्रोमाइज्ड हो रही है। हमारे पास कोल्ड व्हीकल्स नहीं है जिसमें हम मार्केट तक जो है उस मिल्क को लेके जाएं। ठंडा जाहिर है कि ये पेरिशेबल कमोडिटी है, इसमें 80% तो वाटर होता है दूध में, तो इसके ज़रूरी है कि इसको ठंडा किया जाए। फिर गवाले जाहिर है इसमें बर्फ़ डालते हैं, वो हम एक नेगेटिव तो उसको ले लेते हैं, लेकिन ये मजबूरी है कि जब उनके पास कोई ऐसी ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम ही नहीं है तो वो फिर उसमें बर्फ़ डालते हैं। तो वो सिस्टम एक हमारा कंप्रोमाइज्ड हो रहा है जो सप्लाई जहां हमने पहुंचाना है। फिर उसके बाद जहां पे पहुंचा रहे हैं वहां पे क्या मैकेनिज्म जो है वो मौजूद है कि उस दूध को कैसे रखा जाए। जो रॉ मिल्क है वो तकरीबन 1 से 1.5-2 दिन तक अगर हम उसे रेफ्रिजरेट नहीं करते तो मतलब वो बहुत कम घंटों के लिए, क्योंकि हमारा समर का सीजन है, गर्मी बहुत ज्यादा है। सुबह अगर आपने दूध गर्म किया है ना, उसे बॉईल किया है तो शाम तक यूज होगा, रात पूरी नहीं निकालता क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो गई हुई है, इस वजह से उसे आपको रेफ्रिजरेट करना जरूरी होता है, बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो उस लिहाज से फिर जो प्रोडक्ट्स में चला जाता है मिल्क, उसमें पास्चराइज्ड मिल्क है, UHT मिल्क है। पास्चराइज्ड वाला जो है वो 7 डेज तक मतलब रह सकता है, लेकिन रेफ्रिजरेशन में 4 सेंटीग्रेड के ऊपर। हाँ, UHT मिल्क है जो कि 3 मंथ्स तक निकालता है। अगर उसकी पैकेजिंग एसेप्टिक पैकेजिंग हुई हुई है तो फिर वो 3 मंथ्स तक जो है वो खराब नहीं होगा, अनटिल और अनलेस आप उसका डब्बा ओपन नहीं कर लेते। तो ये इसकी मतलब वो हैं प्रोडक्ट्स हैं कि उन प्रोडक्ट्स के हवाले से हम इसकी जो स्टेबिलिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। तो बहरहाल ये सारे डेज को सेलिब्रेट करने का पर्पस यही होता है कि दूध पिए। जी, दूध पिए। और कल हमने जब इसको सेलिब्रेट किया तो हमारे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स से लोग आए हुए थे। उसमें हमारे डेयरी फार्मिंग से लोग थे, इंडस्ट्री के लोग थे, एकेडेमिया के लोग थे। फिर हमारा सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर हमारा स्टूडेंट वो मौजूद थे। तो हमारा मतलब मेन पर्पज़ ही यही था कि हम अवेयरनेस जनरेट करें और बच्चों को बताएं कि ये कितना ज़रूरी है, कि अपनी माँओं को बताएं कि हमें 1 ग्लास दूध जो है वो ज़रूर दिया करें। बिल्कुल सही। और इसके अलावा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में जो प्रॉपर इंडस्ट्री उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, और इसके साथ ही साथ जैसे अवाम है वो दूध मतलब मिल रहा है लेकिन क्वालिटी तो वो उतनी अच्छी नहीं है।
जो हमारे जो रेंडर्स हैं, जो दूध हमें दे रहे हैं, वो क्वालिटी में भी तो कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, या कौन से ऐसे प्रॉपर ब्रांड्स हैं उन्हीं के दूध पिएं तो ज्यादा बेहतर है? अच्छा, ये तो मुश्किल है ये कहना कि कौन से ब्रांड्स हैं। ब्रांड्स पास्चराइज्ड और यूएचटी के ऊपर काम कर रहे हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जब हम रॉ मिल्क की क्वालिटी को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी आपको पहले कहा, जो सप्लाई चेन है ना, उसको कंट्रोल करना चाहिए। एडल्ट्रेशन हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। जो एडल्ट्रेशन है वो हो रही है, मतलब अगर तो सिर्फ गवाले पानी डालते ना तो हम कहते हैं कि चलें ठीक है, कोई बात नहीं, पानी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अब जो चीजें डल रही हैं उसमें यूरिया डल रहा है, उसमें डिटर्जेंट ऐड हो रहा है, उसमें स्टार्च ऐड हो रही है, थिकनेस बढ़ाने कुछ चीजें थिकनेस बढ़ाने के लिए, कुछ उसको वाइटिश करने के लिए, कुछ उसको प्रिजर्व करने के लिए कि ज्यादा देर तक जो है वो स्टेबल रहे, खराब ना हो। तो ये चीजें ऐड हो रही हैं, लेकिन ये सेहत के लिए नुकसानदेह है, उल्टा नुकसान होता है। बहुत नुकसान है। अब हम तो शायद इसको मिल्क को कंज्यूम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी हेल्थ जो है बेहतर हो, लेकिन अगर उसमें अडल्ट्रेशन है तो वो डेफिनेटली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो इसके लिए पंजाब फूड अथॉरिटी अच्छा काम कर रही है। पंजाब फूड अथॉरिटी इसको कंट्रोल कर रही है काफी हद तक। अगर मिल्क में मतलब हमारे यहाँ भी किसी को कोई इशू है तो वो पंजाब फूड अथॉरिटी जा सकते हैं, अपने जो मिल्क का सैंपल है जो उनके घर में गवाला दे जाता है उसको चेक कराया जा सकता है कि उसमें अडल्ट्रेशन है या नहीं है। तो फिर एटलीस्ट इंसान अपना मेंटली इंश्योर हो जाए कि जी ये सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ जी ये केस में अडल्ट्रेशन। ये भी एक मिथ आ गया है ना कि बस चाय नीड है तो पीनी है तो पी लेते हैं। वैसे दूध की वो एक तो कि भी सही से होगा नहीं होगा, इसमें पानी मिलाया होगा, क्या क्या मिलाया होगा, तो सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती। इसके साथ मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान में लोकल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट है, इनमें क्या मुकाबला है डेयरी प्रोडक्ट्स का? हमारी लोकल मार्केट अभी बहुत पीछे है इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले में। मेरा कनाडा का विजिट होता रहता है और भी कंट्रीज का मैंने विजिट किया है। वहाँ पे आपको चीज़ की ही 100 वैरायटीज मिलती हैं, और पाकिस्तान के अंदर आपके पास चीज की इवन डेयरी से बनी चीज ही नहीं है। एनालॉग्स मिल रहे हैं आपको, जो पिज्जा के ऊपर लग रहे हैं वो एनालॉग्स हैं। वेजिटेबल ऑयल वो चीज वो मिल्क से नहीं बनी हुई, मतलब उसको फार्मूला तैयार करके उस तरह से बनाया जाता है, उसमें वेजिटेबल ऑयल और इस तरह की चीजें जो है वो ऐड की जाती हैं और वो एनालॉग्स बनाए जाते हैं। वो इस वजह से बनाए जाते हैं कि एनालॉग्स चीपर पड़ते हैं डेयरी से, क्योंकि मिल्क की जो कीमत है वो ज्यादा है, वो कॉस्टली हो जाती है वो चीज, तो इसलिए फिर वो एनालॉग्स की तरफ इनडायरेक्टली महंगाई की तरफ ही बात आ जाती है। जी जी। और ये भी एक हमारी जो है रेगुलर नहीं है ये सिस्टम। अगर आप प्राइस कॉस्ट देखें तो हमारे गांव के अंदर कितने रुपए लीटर जो है वो मिल्क मिल रहा है, शहरों में कितने रुपए, तो कोई हार्मनी नहीं है हमारे इसमें। और अभी तो गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है जो इंडस्ट्री के ऊपर, तो उससे और भी इंडस्ट्री के जो मिल्क पैक या जो भी पैकेज मिल्क है वो एक्सपेंसिव हो गया हुआ है। तो मेरा तो यही ख्याल है कि अगर एकेडेमिया भी, इंडस्ट्री भी और जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं स्पेशली, ये तीनों मिल बैठे हैं तो इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं कि हम इन चैलेंजेस को जो डेयरी में हम फेस कर रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। चैलेंजेस के साथ साथ उनको प्रॉपर गाइडलाइंस दें कि ये इस तरह सॉल्व होंगे या इस तरह इनको हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और कुछ ना कुछ इसमें फैसिलिटेट करना चाहिए गवर्नमेंट को फार्मर्स के हवाले से कि फार्मर्स को कोई आप फैसिलिटेट करें कि कोल्ड स्टोरेज टाइप उन्हें कुछ ऐसे मशीनरी दे दें, कोई रिसोर्सेज ऐसे दे दें कि वो जो मिल्क है उनके पास, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े फार्म्स नहीं है, हमारे यहाँ छोटे फार्म्स हैं, और छोटे फार्म्स वो लोग मिलके अपनी कलेक्शन करते हैं, फिर इंडस्ट्री को दे देते हैं, या जो शहरों में कंज्यूम हो जाता है या गाँव में कंज्यूम हो जाता है, उसके अलावा जो मिल्क होता है वो इंडस्ट्री को चला जाता है। तो उस तरह से इसका मैकेनिज्म नहीं है। तो गवर्नमेंट अपने लेवल के ऊपर अगर चाहे तो इसमें एक बड़ा अच्छा स्टेबल मैकेनिज्म बन सकता है, और इससे ये कि हम इंश्योर हो जाएंगे उसकी सप्लाई चेन के हवाले से, उसकी सेफ्टी के हवाले से, स्टेबिलिटी के हवाले से, उसके न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और हम भी जैसे वो कहते हैं ना कि मिल्क के हवाले से हम ये बात करते हैं कि मिल्क इज नॉट चॉइस, इट्स अ राइट ऑफ एवरी पर्सन। अच्छा, ये राइट है हर बंदे का, लेकिन सेफ मिल्क राइट है। तो सेफ्टी के हवाले, जी जी, मिलावट वाला दूध नहीं। अच्छा, आप कौन सा दूध प्रेफर करती हैं, फ्रेश वाला या प्रोसीड मिल्क?
प्रोसेस्ड मिल्क जो है वो भी ठीक है, दोनों मैं तो प्रेफर करती हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है प्रोसेस्ड मिल्क के अंदर भी। जो एक मतलब वो मिथ है कि इसमें पता नहीं बहुत केमिकल्स डाल देते हैं या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोसेस्ड मिल्क में सिर्फ उसे हीट ट्रीटमेंट दी जाती है। अच्छा। जैसे UHT है तो उसका टेम्परेचर 141 सेंटीग्रेड तक लेके जाके उसको फिर वापस लाया जाता है, तो चंद सेकेंड्स के लिए होता है। थोड़ी न्यूट्रिशनल कंप्रोमाइज, न्यूट्रिएंट्स उसके कंप्रोमाइज हो सकते हैं, जैसे प्रोटीन है, उस तरह की प्रोटीन डिस्क्राइब करते हैं मिल्क में, केजीन्स होती हैं और वे प्रोटीन्स होती हैं, तो वे प्रोटीन्स बहुत डेलिकेट होती हैं, वो कंप्रोमाइज्ड हो जाती हैं इसमें। लेकिन प्रेफरेबल ही है दोनों। हाँ, प्रेफरेबल है दोनों। इसी के साथ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, उसके बाद आके और डेयरी के बारे में जानते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और अभी अभी हमें एक न्यू गेस्ट ने जो है वो ज्वाइन किया है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं बहजत ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं आपको हमारे शो में। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर साहिबा से। जी मुझे बताएं कि जो दूध के इश्यूज होते हैं, डाइजेस्ट नहीं होता, तो ये क्या रीज़न है? अच्छा, हाँ जी, सम टाइम ऐसे होता है कि दूध की डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, तो उसमें दो इश्यूज जो हैं वो हो सकते हैं। सम टाइम ऐसे होता है कि बॉडी के अंदर ये एक एंजाइम होता है, बीटा डी ग्लैक्टोसाइडेज, लैक्टेज उसे आम जुबान में कह देते हैं। वो लैक्टोज मिल्क की शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा होता। तो जब उसको डाइजेस्ट नहीं करता तो वो फिर ब्लॉटिंग हो जाती है, आपको गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता प्रॉपर। तो वो उस एंजाइम की वजह से होता है। उन पेशेंट्स, या हम उनको पेशेंट्स ही कहते हैं, इसको लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं। तो वो पेशेंट्स जो हैं उनके लिए है कि वो अगर योगर्ट या इस तरह जो फर्मेंट, लैक्टोज जिसमें फर्मेंट हुआ हो, ब्रेक डाउन हुआ, वो वाली प्रोडक्ट्स लें तो वो उनकी सेहत के लिए बेहतर है। इसी तरह एक और इशू जो आता है वो होता है प्रोटीन एलर्जी से। अच्छा। जो मिल्क की प्रोटीन है, समटाइम केजीन की एलर्जी भी हो जाती है, समटाइम वे प्रोटीन्स, जैसे मैंने पहले आपको बताया 2 तरह की इसमें प्रोटीन्स होती हैं और बड़ी यूनिक प्रोटीन्स हैं। इनकी अमाइनो एसिड प्रोफाइलिंग बड़ी यूनिक है और सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हैं वो इनमें मौजूद होते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है इसका कोई एक फ्रेगमेंट जो है वो एलर्जी कर जाता है उस पेशेंट को, और वो उसमें एलर्जी के सिम्टम्स जैसे ब्लड आना शुरू हो जाता है स्टूल में, या पेट में बहुत दर्द होनी शुरू हो जाती है, तो वो फिर लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो उसका स्टमक खराब हो जाता है, इंटेस्टाइन प्रॉपर तरीके से उसे डाइजेस्ट नहीं करती, जो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती उसे। तो वो उस सिलसिले में फिर यही होता है कि वो प्रोटीन जो है उसको निकाल दिया जाए, या मतलब कोई ऐसी स्ट्रेटजी, या अवॉइड ही, पहली तो स्ट्रेटजी यही होती है कि हाँ अवॉइड किया जाए। लेकिन अब हम इस पे काम कर रहे हैं, जैसे क्योंकि एज ए साइंटिस्ट मैं रिसर्च भी कर रही हूँ और इसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, मिल्क एलर्जीज पे। तो उसमें हम लोग मेरी मैकगिल यूनिवर्सिटी के साथ, कनाडा के साथ कोलैबोरेशन है, तो उसमें हम एक स्ट्रेटजी बना रहे हैं जिसमें हम स्लो जो है वो प्रोटीन बॉडी में लेके जाएंगे, ताकि उससे जो टॉलरेंस है ना बॉडी की वो इन्हेंस हो जाए। ठीक हो गया। इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम आयशा जुनैद साहबा, आपने बड़ा अच्छा सेगमेंट जो है ये चूज किया है। जी जी जी। और स्पेशली डॉक्टर अनीला अहमद साहबा को मेरी तरफ से सलाम। वो दूध के हवाले से हमें काफी इंफॉर्मेशन दे रही हैं। तो मेरी सजेशन समझ लीजिए या क्वेश्चन, हमारे एक सियासतदान है जहांगीर खान ब्रेन, जी जी, उन्होंने एक सेटअप आपका, हमारा अपना जो हमारा सराइकी बेल्ट है, उनके अपने उन्होंने डेयरी फार्मिंग के साथ साथ गोट फार्मिंग को बड़ी तरजीह दी, और उसका जो बेनिफिट्स ये हुआ कि आपको एक बेस्ट जो होता है, क्योंकि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर पाक को भी बकरी के गोश्त को आपने पसंद फरमाया, जी और जी, आपने बकरी ही के दूध को सबसे ज्यादा बेस्ट और पसंद किया। तो बच्चों की जो अफजाइश की नस्ल है बच्चों की, उसमें बोन्स का प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमें चूंकि मार्केट्स में बफलो और भैंस के ये जो है काऊ के जो दूध है ये प्योर नहीं मिलते, बड़ी मिलावट है, जैसे मैं कह रही है कि वहाँ शुगर ये भी डाला जाता है उस प्रोसेस में, उसमें और भी कई ऐसी चीजें डाली जाती हैं
जो अगर बंदे को पता हो तो शायद वो मिल्क पैक वो ना ले, लेकिन हम उसको अच्छा समझ के पी लेते हैं क्योंकि मार्केट में हमें अच्छा दूध नहीं मिलता। मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट जो आजकल ये गोट्स दे रही है गरीबों को और उसमें ये फायदा हो रहा है कि वो मीट के लिए, तो एक दूध का प्रोसेस जो है, हम अपना सराइकी बेल्ट जो है या मुल्तान हमारा स्पेशली बहुत बड़ा इलाका है, वहां पे अगर हम बकरियों के दूध को प्रोसेस करें और वो स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन न्यूबॉर्न बेबी जो है जिनकी मदर्स का दूध का इशू आ रहा है, और जो दूध है, मैं अपना मेरा जो एक एनालिसिस है जिसे मैं समझता हूँ इससे बेस्ट दूध दुनिया में जो गोट का है। तो डॉक्टर साहब इस सिलसिले में अपनी क्या आरा देना पसंद करेगी, क्या ये फर्दर इसको हम एक नेशनल लेवल लेके जा सकते हैं, और हमारी जो नीड है दूध की पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, थैंक यू सो मच जी। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, बहुत अच्छी सजेशन है। गोट मिल्क जो है उसकी अपनी इम्पोर्टेंस है, और हम जब स्पीशीज की बात करते हैं तो गॉट, शीप, कैमल, काओ, बफलो, इनकी बात करते हैं। तो नॉर्मली जो कंज्यूम किया जाता है वो काओ और बफलो, इवन काओ पूरी दुनिया में है और बफलो जो है वो हमारे यहाँ पे यूज होता है। तो गॉट मिल्क की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज हैं, उसमें बहुत अच्छी, ये बता रहे हैं बच्चों के लिए वो बहुत अच्छा है, न्यूट्रिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। और जो एलर्जी की बात कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा जो एलर्जी जिस प्रोटीन से होती है वो काओ मिल्क की होती है, और सबसे कम जो है वो गॉट मिल्क की है और कैमल मिल्क की है। कैमल मिल्क में भी एलर्जी के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो गॉट मिल्क को बिल्कुल प्रमोट करना चाहिए। मैं तो बल्कि कैमल मिल्क को भी कहूँगी, कैमल मिल्क को भी प्रमोट करना चाहिए। अभी कुछ अर्सा पहले मेरा एक प्रोजेक्ट जो है इसी पे वाइंड अप हुआ है। मैंने कैमल मिल्क से योगर्ट बनाई और वो डायबिटिक लोगों के लिए बनाई, क्योंकि कैमल मिल्क के अंदर कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो डायबिटीज़ को, जो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जो हमारे सेल उसको, उसकी रेजिस्टेंस को कम करते हैं, जो इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं। तो वो एक बड़ा अच्छा मेरा प्रोजेक्ट रहा और बड़े अच्छे उसके रिजल्ट्स आए। तो मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब हमें कैमल, गॉट, इनको प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसी के साथ साथ मुझे आप ये बताएं कि जो फूड डिसऑर्डर है ये क्या है, बेसिकली है क्या फूड डिसऑर्डर? कुछ खा लो और पेट खराब हो तो ये डिसऑर्डर हो गया? नहीं, इट्स डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर्स की एक पूरी एक रिजीम है, एक चेन है। ईटिंग डिसऑर्डर में इट्स अ मेंटल स्टेट जिसमें आपको फिजिकल और मेंटल चैलेंजेस से सफर करना पड़ता है, और आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही डिस्टर्ब होते हैं। बेसिकली ईटिंग डिसऑर्डर इज टोटली रिलेटेड विद द मेंटल डिसऑर्डर्स। लाइक अगर आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में सफर कर रहे हैं या बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में सफर कर रहे हैं, या लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, मैं बताती हूँ उस बारे में। देयर आर सम टाइप्स, जैसे मैं भी इसके कॉजेज आपको बताती हूँ कि मेंटल हेल्थ से ये कैसे रिलेट करते हैं। कि अगर आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, डाउन हैं, स्ट्रेस्ड हैं, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हम बोलते हैं, अगर इस तरह के मल्टीपल मेंटल डिसऑर्डर्स में से आप सफर कर रहे हैं तो आपको ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। अब उसमें ईटिंग डिसऑर्डर्स में देयर आर सम टाइप्स, लाइक बुलिमिया नर्वोसा एक डिसऑर्डर होता है जिसमें आप बहुत ज्यादा खाते हैं। अक्सर आप देखें कि मेरे पास क्लिनिक पे जब लोग आते हैं तो वो ये कहते हैं कि स्ट्रेस में हम ओवर ईटिंग करते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, उसके बाद वॉमिट भी कर रहे होते हैं और डायरिया भी हो रहा होता है, बट येट दे आर ईटिंग। तो ये एक स्ट्रेस की वजह से आपने अपनी हैबिट बना ली और इसको हम बुलिमिया नर्वोसा बोलते हैं। इसके साथ ही एक एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है, ईटिंग डिसऑर्डर, जो कि अक्सर खवातीन में पाया जाता है। द वुमेन्स हु इज which is like in the field of celebrity, आप सेलिब्रिटीज को देखें, they want to look thin, वो बहुत ज्यादा पतली लगना चाहती हैं, बहुत ज्यादा डाइटिंग, बहुत ज्यादा वर्कआउट, इतनी थिन हो जाती हैं, लेकिन येट दे फील लाइक कि नहीं, अभी भी ओवरवेट है, अभी भी ओवरवेट है। तो इस तरह से, या फिर बिंज ईटिंग, हम थोड़े थोड़े फ्रीक्वेंट वक्फे के बाद एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फूड हम कंज्यूम कर रहे होते हैं और फिर हम वॉमिट भी कर रहे होते हैं। तो ये अनहेल्दी पैटर्न ऑफ ईटिंग जो है, दिस इज कॉल्ड बेसिकली ईटिंग डिसऑर्डर्स, और ये टोटली इट इज रिलेटेड विद योर मेंटल हेल्थ, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है, फिजिकली भी आप डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा। इसी के हिसाब से आजकल बड़ी कॉमन डिसऑर्डर्स आया हुआ है पिका डिसऑर्डर के नाम से। आप इसमें ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स खाते हैं, ये बच्चों में अक्सर कॉमन होता है। टिश्यू खा रहे होते हैं, नेल्स हम बाइट कर रहे होते हैं, नेल्स खा रहे होते हैं, मतलब मटेरियल चीजें हम खा रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा होता। तो कुछ लोग अभी भी ऐसा है, मेरी बड़ी बहन है, वो कंफ्यूज होती है तो वो अपने नेल्स एग्जैक्टली, तो वो एक स्ट्रेस में है, एक एंग्जाइटी में है, वो चल रहा है माइंड में कुछ ना कुछ, तो इधर से एक ईटिंग प्रोसेस आपका चल रहा है।
तो बाज़ औक़ात ये इतनी हार्मफुल हो जाती है आपके लिए कि आपको सर्जरी के प्रोसेस की तरफ भी जाना पड़ जाता है। तो ये बच्चों में आजकल बड़ा कॉमन है। और एक रूमिनेशन डिसऑर्डर के नाम से एक डिसऑर्डर आता है, उसमें आप अपने स्टमक से ही अपनी चीज वापस निकालते हैं और उसको ग्राइंड करते रहते हैं अपने ही माउथ में, और या तो उसे स्पिट कर देंगे या वापस निकल लेंगे। दीज ऑल आर द डिसऑर्डर्स जो कि मिलकर ईटिंग डिसऑर्डर बनता है। अच्छा। अगर आप देखें तो कुछ लोग अगर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में हो या डिप्रेशन में हो, तो वो जब खाना खा रहे होते हैं तो बड़ी जल्दी जल्दी खाना खा रहे होते हैं, कपड़े खराब हो रहे हैं, जगह खराब हो रही है, यू आर सिटिंग इन 4 people, आपको पता नहीं चल रहा होता, लेकिन देखने वालों को बिल्कुल नजर आ रहा होता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ हो रहे होते हैं, दिमाग कहीं और होता है और खा रहे दिमाग कहीं और होता है, लेकिन आप खा रहे होते हैं। तो वो ईटिंग हैबिट जो है आपकी वो डिस्क्राइब करती है कि कहीं ना कहीं द पर्सन इज सफरिंग मेंटली। तो उस मेंटल सफर को हम बिल्कुल ईटिंग डिसऑर्डर के साथ मतलब आजकल के छोटा बच्चा है, बड़ा है, कोई भी, उसको गुस्सा 1 सेकंड में आ जाता है। हाँ बिल्कुल, हाँ मतलब 1 सेकंड लगेगा उसको गुस्सा आ जाएगा, एंजाइटी में चलेगा। छोटे छोटे बच्चे जो है वो एंजाइटी, ये इतनी कॉमन हो गए हैं ना, डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस। अंदर एंटर होते ही पेशेंट्स अक्सर मुझे कह रहे थे, डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, डॉक्टर साहब मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन है। अरे भाई तुम्हें सही डेफिनेशन भी पता है इसकी कि क्या है? मेरे ख्याल से ये वर्ड्स बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज हो गए हैं। ये वर्ड्स जो हैं वो हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज हो गए, लेकिन इसका ईटिंग डिसऑर्डर पे बिल्कुल एक बहुत ह्यूज इम्पैक्ट है। बिल्कुल है। जैसे कि मुझे अब मेरा अपना मैं बताऊं तो मुझे ना खाना मुझे पसंद है, लेकिन जब मुझे मतलब कुछ गुस्सा आया या कुछ है तो मैं अवॉइड करती हूँ, खाती ही नहीं। या तो आप बहुत ज्यादा खाते हैं, यू आर ईटिंग टू मच, या यू आर ईटिंग टू लिटिल, तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली ईटिंग डिसऑर्डर्स। ठीक हो गया। मतलब पता कैसे चलेगा कि फूड डिसऑर्डर चल रहा है? निशानियां क्या होंगी? इसकी निशानियां यही हैं कि या तो आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं और आप हर 10-15 मिनट बाद आपको कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए, और अगर आप खा रहे हैं तो बहुत ही बेढंग तरीके से खा रहे हैं, कपड़े खराब हो रहे हैं, टेबल्स खराब हो रही हैं, आप 4 लोगों की जो गैदरिंग में बैठे हैं आपको पता नहीं चल रहा दैट व्हाट यू आर ईटिंग एंड इन व्हाट अमाउंट यू आर ईटिंग, और कितनी जगह वो स्पेस कितना खराब हो रहा है, आपके अपने क्लोथ्स कितने खराब हो रहे हैं, या फिर आप इतना लिटिल खाते हैं कि नहीं मुझे नहीं खाना। तो ये इस तरह से आपके बिहेवियर से पता लग रहा होता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, या आप बहुत जल्दी खा रहे होते हैं। ये फूड डिसऑर्डर तो सभी को हुआ है। अच्छा, सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है फूड डिसऑर्डर में? मैं तो फोन खा रही हूँ, साथ में फोन यूज हो रहा है, सोशल मीडिया का बहुत एक लार्ज अमाउंट में मैं कहती हूँ कि इसका इम्पैक्ट है हमारी यूथ पे। आप लड़कियों को देख लें, दे वांट टू लुक स्लिम, वो बहुत ज्यादा स्लिम स्मार्ट लगना चाहती हैं, क्योंकि आप जितने भी यूट्यूबर्स को देख लें, इन्फ्लुएंसर्स को देख लें, सेलिब्रिटीज को देख लें, वो हमारा एक आइडियल फिट हुआ है कि जी लड़की ने बड़ा थिन होना है, बड़ा स्मार्ट होना है। तो वो उस चीज का बड़ा इम्पैक्ट आ गया। आप इतनी डाइटिंग करते हैं कि आप ऑल्दो ठीक होते हैं बट येट यू फील कि आप मोटे हैं। तो वो ना खा कर आपको आपके मसल शुरू हो जाते हैं, आपकी बोन्स डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, आपको डिफरेंट तरह के हार्ट डिजीजेस स्टार्ट हो जाते हैं, आपको स्टमक प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। मतलब फिजिकली और मेंटली आप दोनों तरफ से चैलेंजिंग सिचुएशन में चले जाते हैं, और इसमें बड़ा एक रोल प्ले होता है हमारे सोशल मीडिया का। हाँ बिल्कुल सही। इसी के साथ साथ वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू को दोबारा जारी करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सो हम जान रहे थे कि फूड डिसऑर्डर क्या होता है। हम लोग मतलब खाना शुरू करते हैं तो रुकते ही नहीं है, 15-15, 20-20 मिनट बाद हमें याद आ रहा होता है कि हाँ हम तो खाना भी खा रहे थे, साथ में फ़ोन भी यूज़ कर रहे थे। इसी के साथ साथ मुझे ये बताएं कि क्या ये मसला सिर्फ लड़कियों में ही है? क्योंकि लड़कियां ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं, हल्का सा कुछ होता है, मेरी लिपस्टिक सही लगी हुई, मैं फंक्शन से हो गई, मैं प्यारी नहीं लग रही थी, वो डिप्रेशन में चली जाती है। लड़कों के साथ भी होता है? से कि लड़के और लड़कियां बोथ आर सफरिंग, लेकिन हाँ ज्यादा लड़कियों में कॉमन है। इसमें अगर आप देखें तो वो वाली खवातीन जो कि मैरिड हैं एंड दे आर मदर ऑफ किड्स, तो हस्बैंड्स की तरफ से बड़ा प्रेशर होता है। सोशल मीडिया पे जब वो बड़ी स्लिम स्मार्ट सी लड़कियां देखते हैं तो वो आके क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो जाता है कि तुम मोटी हो गई हो, तुम भद्दी हो गई हो, तुम ये हो गई हो, तुम वो हो गई हो। तो वो कॉन्टिन्यूसली एक ये इस तरह की नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर करके वो डिप्रेशन में फॉल करती हैं। अब देखें एक ऐसी लड़की जो कि सेलिब्रिटी है, जो कि टीवी पे आ रही है या इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूब को रिप्रेजेंट कर रही है, उसने तो खुद को बहुत फिट रखने के लिए बहुत कुछ किया हुआ होगा ना। करती हैं। अब माएँ उनके पास तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है। अब जो माएँ हैं उनके पास तो टाइम नहीं, उन्होंने बच्चों को भी देखना है, उन्होंने ससुराल को भी देखना है, घर को भी देखना है।
तो जब हस्बैंड का ये प्रेशर आएगा, हस्बैंड ही प्रेज नहीं करेगा अपनी वाइफ को, तो वो एक स्ट्रेस और एक डिप्रेशन वाली और एक एंग्जाइटी वाली आएगी। और फिर धमकियां बड़ी लगती हैं आजकल, हम तो दूसरी शादी कर लेंगे और ये कर लेंगे और वो कर लेंगे। ने की भी होती है, बाज़ औक़ात लोगों ने की होती है कि तुमसे अब वो वाली वाइब नहीं आती है, तो वो खवातीन और ज्यादा उसमें जाती हैं। खुद अपने आप को नहीं देख रहे होते कि उनकी टमी भी वाइब निकली हुई होती है साथ साथ। तो उसमें ये होता है कि फीमेल्स बहुत ज्यादा फॉल करती हैं रादर देन मेल्स। ठीक है, मेल्स को भी थोड़ा बहुत होता है लेकिन इतना नहीं। वो हमारा फिर एक सोसाइटी कल्चर भी ऐसा है ना, मर्द है मोटा है फिर क्या हो गया, औरत को तो भाई बड़ा थिन होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, फिट होना चाहिए। तो वो औरतें इसमें मैं कहूंगी कि ईटिंग डिसऑर्डर में ज्यादा फॉल करती हैं, और वो इसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा में ज्यादा सफर करती हैं, जिसमें कम खाना होता है, पूरा दिन भूखे रहना, मत खाना, डाइटिंग करना, जिस वजह से लेजी फील करना, लेथार्जिक फील करना, उस हिसाब से एक्टिवली परफॉर्मेंसेस ना दे पाना, काम ना कर पाना, हस्बैंड को बच्चों को टाइम ना दे पाना, क्योंकि बॉडी में इतनी अंदर कुव्वत ही नहीं है, पूरा दिन स्टार्व करना, एंड में कुछ अनहेल्दी सा खा लेना। लेकिन ये भी है कि जब खाना ना खाए ना बंदा टाइम पे, तो एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। चिड़चिड़ापन, उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हमारे हार्ट के मसल्स, अभी कुछ रिसर्चेस में पढ़ रही थी तो उसमें था कि आप जब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पर जाते हो या इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे आजकल बड़ी हमारी लड़कियों में कॉमन हुई है, जब आप इस सब में फॉल करते हो तो सबसे पहले आपके हार्ट के मसल्स वीक होना स्टार्ट होते हैं और हार्ट अटैक, हार्ट कोलैप्स के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। लेकिन हम इस चीज को भी साइड पे रख देते हैं टू लुक प्रिटी, सो वी आर ऑन डाइट, वी आर नॉट गोना ईट। और अगर खाना है 1 मील अ डे करना है तो वो अनहेल्दी ले लेना है, तो वो सारे दिन की स्टारवेशन भी खराब हो जाएगी। तो ये इस मेरे ख्याल से अगर लड़कियों को स्लिम स्मार्ट होना है तो वो एक्सरसाइज को प्रेफर करें, योगा वगैरह करें, खाना खाएं, क्योंकि खाने के बगैर तो जिंदगी बिल्कुल इसके ट्रीटमेंट्स हैं, उस पर हम फिर आगे बात करेंगे। अच्छा, मुझे आप बताएं कि जो पाकिस्तान का सेकेंड डिपार्टमेंट है आपका, ठीक है, और इसके लिहाज से क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है डेयरी डिपार्टमेंट की? ये तो बता दूं कि हमारा जो डिपार्टमेंट है पाकिस्तान में दूसरे नंबर है। पहला यूनिवर्सिटी ऑफ एनिमल वेटनरी साइंसेस पे है, और जो हमारा है मतलब सेकंड उस पे है बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया है। और इसमें हम डेयरी से लिंक्ड ही कोर्सेज करवा रहे हैं। इसमें डिग्रीज हैं, बीएससी ऑनर्स है, एमएससी ऑनर्स है, फिर इसमें पीएचडी है, और इसके साथ हमारा डिपार्टमेंट वर्कशॉप्स कराता है, सेमिनार्स करवाता है, ताकि अवेयरनेस दी जाए लोगों को। जैसे अभी हमने सारा मिल्क के ऊपर बात की है, तो मिल्क बड़ी एक कॉम्प्लेक्स इसकी केमिस्ट्री है, और इसकी केमिस्ट्री के ऊपर हम काम कर रहे हैं, इसकी केमिस्ट्री पे भी काम कर रहे हैं, इसकी साइंस पे भी काम कर रहे हैं, और फिर इसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। हमारे यहाँ वैसे ही बड़ा फुकदान है। एक एस्टिमेट के मुताबिक पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन ने एक एस्टिमेट किया था कि हम $30 बिलियन जो हैं वो कमा सकते हैं डेयरी को एक्सपोर्ट करके, लेकिन हम $0.68 बिलियन सिर्फ कमा रहे हैं इससे। तो आप देखें हमारी एक्सपोर्ट है ही नहीं, हम तो डेयरी के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स यहीं अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हमारे पास ऐसे ग्रेजुएट्स होने चाहिए जो पर्टिकुलर डेयरी के ऊपर काम करें। क्वालिफिकेशन होगी तभी आप इनोवेशन की तरफ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और अब इंडस्ट्रीज भी इस पे काम कर रही हैं, प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हैं, नए प्रोडक्ट्स आ रही हैं, फ्लेवर्ड मिल्क आ गया है, अब तो ट्रेंड चल रहा है जी। तो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए मतलब प्रोडक्ट्स को जो है वो लॉन्च करना पड़ता है। फिर हमें जब प्रोडक्ट हम बना रहे होते हैं, उसके ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, तो हमें उसके बहुत सारे एस्पेक्ट को सामने रखना होता है। उसकी न्यूट्रिशन को भी सामने रखना होता है, उसकी स्टेबिलिटी को भी सामने रखना होता है, उसकी मार्केट को भी सामने रखना होता है कि वो अट्रैक्टिव कितनी है प्रोडक्ट, फिर जाके वो प्रोडक्ट इस शेप में आती है कि हम उसे मार्केट कर दें या कमर्शियल कर दें। तो हम इस सारे सिनेरियो के अंदर हमारा डिपार्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह काफी काम कर रहा है, अच्छा रोल प्ले कर रहा है जी। अभी इसे 2 साल ही हुए हैं बने हुए। हमारे पास 3 बैच जो हैं वो आ गए हैं। अभी एक फॉल में दोबारा एडमिशन होगा, तो हम नेक्स्ट बैच लेंगे। इसके अलावा मुझे आप ये बताएं कि अगर जैसे फूड डिसऑर्डर हो गया तो क्या हम लिक्विड को प्रेफर नहीं कर सकते, साथ ही दूध पी लें अगर डिप्रेशन में चले गए हैं तो? नहीं, फूड डिसऑर्डर जो है, ईटिंग डिसऑर्डर बच्चों में भी कॉमन है। उसमें भी आप देखें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल नहीं खाते, और बहुत सारे बच्चे जो बहुत ज्यादा बल्क में खाते हैं। तो बचपन से ही ये ईटिंग डिसऑर्डर के जो पैटर्न्स हैं वो नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही उसको कवर करना शुरू करें तो अडल्टहुड में जाके आप इजीली उसको कवर कर सकते हैं। कैसे कवर कर सकते हैं आप? देखिए, इसमें यही है कि एक तो आप अपने बच्चे को मेडिकली मॉनिटर करते रहें, आप उसका मेडिकल साइड चेक कराते रहें कि एवरीथिंग इज फाइन। कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं हमारे, वो कराते रहें।
कुछ हमारी साइकोलॉजिकल थेरेपीज होती हैं वो आप करवाएं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट, कि बात की जाए, पता चले व्हाट्स गोइंग इन द माइंड, आइदर इट्स अडल्ट आइदर इट्स अ चाइल्ड। उनके लिए ये सारी चीज़ें, थोड़ी बहुत हेल्प हम मेडिसिन की लेते हैं, थोड़ी बहुत हमें एजुकेशन और अवेयरनेस होनी चाहिए टुवर्ड्स न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हेल्दी है, कौन सी नहीं, कितने मिकदार में क्या चीज़ हमें लेनी है, क्या नहीं। ये अगर मैं मिल्क की बात भी करूँ तो ऑल्दो मिल्क इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट, बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है, वॉट एवर, बट एवरीथिंग इन लिमिट। हाँ, वो तो किसी भी चीज की एक्सेस करेंगे तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज लाइक ऑब्सेशन, एंड ऑब्सेशन इज नॉट अ नॉर्मल बिहेवियर। अच्छा, तो ये बताएं कि क्या ये जैसे कि किसी भी बीमारी का मैं नाम ले लूं, कैंसर लेट्स सपोज, तो वो जेनेटिकली भी होता है? बिल्कुल। तो क्या ये फूड डिसऑर्डर भी जेनेटिकली या हिस्टोरिकली पीछे से आ सकता है कि मेरे पेरेंट्स को है तो मुझे भी होगा या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो बिल्कुल ट्रेवल करते हैं आपकी जेनेटिक्स में, आपके जीन्स में। उनके बाद आपके ऊपर इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है, इन्वायरमेंटल प्रेशर क्या है, इन्वायरमेंट फैक्टर और प्रेशर को देखते हुए बिल्कुल ईटिंग डिसऑर्डर डिपेंड करता है कि वो हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा, ये फैमिली का कोई बैकग्राउंड का? हाँ, लेकिन अगर फैमिली में किसी को कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज रहे हैं, एंजाइटीज के, डिप्रेशन के, सब्सटेंस मिसयूज के, एनीथिंग लाइक दैट, उस वजह से बिल्कुल सोसाइटी के प्रेशर और इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस की वजह से आप ईटिंग डिसऑर्डर में फॉल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में मतलब अब ये मेरे ख्याल से हुआ है कि अगर हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ना तो वो कहते हैं कि पागल है, ये मैं कुछ समझती हूँ कि अच्छा कोई डिसऑर्डर प्रॉपर वाला चल रहा है तो प्रेफर करते हैं। क्या अब इलाज प्रॉपर है और ये जो अवाम है ये मतलब कंट्रीब्यूट कर रही है अब बाय इटसेल्फ? अच्छा, देखिए, अपर पंजाब में अगर मैं बात करूं तो इसकी बहुत ज्यादा अवेयरनेस हो गई है। अनफॉर्चुनेटली एंड अनलकीली लोअर पंजाब में अभी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की जो वो एक स्टिग्मा है वो यही है, पागलों का डॉक्टर। और हम किसी पागलों के हॉस्पिटल में जा रहे हैं और किसी पागलों के डॉक्टर को दिखा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इवन ऐसे क्लाइंट अगर मूव करें मेरे क्लिनिक में, मैं तो उनको बिल्कुल ये होता है कि अगर किसी को ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो बस उसको कह देते हैं ये बहुत गुस्से वाला है, इससे बात नहीं करनी। आई यूज्ड टू गिव देम रिस्पेक्ट क्लाइंट। जैसे आपको कैंसर एक जनरल इशू हो सकता है, आपको हेपेटाइटिस एक प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ऑर्थो के कोई मसाइल हो सकते हैं, तो तब भी तो आप क्लिनिक विजिट करते हैं ना। तो ब्रेन तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रेन आपको लीड कर रहा है ओवरऑल। अगर आपको ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, यू आर हेडिंग टूवर्ड्स अ साइकियाट्रिक हॉस्पिटल और रिहैबिलिटेशन सेंटर। इट डजंट मीन यू आर कमिंग टू द मेंटल असाइलम। मेंटल असाइलम और रिहैबिलिटेशन सेंटर में फर्क है। आप रिहैबिलिटेशन सेंटर में अगर नहीं आएंगे तो बिल्कुल आपका एंड जो है वो मेंटल असाइलम में हो सकता है। तो वी आर नॉट पागलों के डॉक्टर, वी आर जस्ट सिटिंग हियर टू हेल्प यू इन प्रोवाइडिंग यू अ न्यू लाइफ। तो उसमें जो जो आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, जो आपको प्रॉब्लम्स हिट कर रहे हैं साइकोलॉजिकली हैं, चाहे वो ईटिंग डिसऑर्डर में, डेफिनेटली वी प्रोवाइड द ट्रीटमेंट एंड वी प्रोवाइड द सर्विसेज। चल रहा है ना, मर्द औरत बच्चे भी, वो इतनी ज्यादा लाइफ जो है वो स्पीडी हो गई है, स्पीड के साथ। बिल्कुल किसी के पास कोई टाइम नहीं है। कमा रहे हैं पेरेंट्स, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों के साथ बैठ के, मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, मैं संडे को अपनी फ्रेंड्स के साथ गई हुई थी, तो फादर और बच्चे आए हुए थे, तो वो बाप जो था ना वो लैपटॉप के साथ काम कर रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो उस टाइम को एंजॉय कर सके। ऐसे ही है मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा फैक्टर है कि जब आपके पेरेंट्स का आपके ऊपर चेक नहीं होता। मैंने आपको कहा ना कि चाइल्डहुड से ही ये पैटर्न स्टार्ट हो जाता है, पेरेंट्स कंसर्न पे ही नहीं करते। अगर आप टाइमली उस चीज को कवर कर लें तो डेफिनेटली एवरीथिंग इज ट्रीटेबल एंड मैनेजेबल। लेकिन जब आपने उसको बहुत क्रॉनिक कर दिया है, अडल्टहुड में बच्चा चला गया है और आगे मिडलहुड में भी वो उसी चीज को प्रैक्टिस कर रहा है, तो जाहिर बात है ये प्रॉब्लम्स आते हैं। इसी के साथ मैम कुछ आप कहना चाहेंगी दूध के हवाले से? जी, मैं अभी बात को काटती हूँ। आपने एक पहले सवाल किया कि जेनेटिकली ये जाते हैं या नहीं जाते। जेनेटिकली उस तरह से नहीं होता, लेकिन अगर मदर का इम्यून सिस्टम वीक है, जैसे एलर्जीज की बात करते हैं ना, अगर मदर का इम्यून सिस्टम वीक है तो वो बच्चे का इम्यून सिस्टम भी डेवलप नहीं हो पाएगा उस तरह से। जैसे न्यूट्रिशन की, माल नारिश्ड की बात कर रहे थे कि मदर्स अगर हैं तो फिर उनके बच्चे भी उतने हेल्दी नहीं होते। तो वो इस तरह से इम्यून सिस्टम अगर उनका वीक है तो वो एलर्जीज कैरी कर सकते हैं। अगर मदर से, तो फिर मदर से वो बच्चे में आ सकता है कि वो एलर्जी आ जाए, या वो नहीं है तो फिर किसी और तरीके की, क्योंकि एलर्जीज बेसिकली आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो आप एलर्जीज कैरी करते हैं मुख्तलिफ उससे। बहुत ज्यादा वीकनेसेस भी तो रहने लगी हैं। इसी के साथ साथ बातों का तो जो वो सिनेरियो वो चलता रहेगा। वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का।
वेलकम बैक नाजरीन। सो हम यहाँ पे बात कर रहे थे फूड डिसऑर्डर की, इसके साथ साथ के दूध जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। अब मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि इलाज की तरफ आते हैं। डिसऑर्डर्स तो सभी को हो गया, फाइनलाइज होगी ये बात। इलाज क्या है, किस तरह हम इसको सेट कर सकते हैं? इसको बिल्कुल रिवर्स किया जा सकता है, इसको मैनेज किया जा सकता है, इसको ट्रीट किया जा सकता है थ्रू सम मेडिसिन, थ्रू सम साइकोथेरेपीज, through some nutrition education guideline, distractions, workout, exercises, और अपने comfort food को आप घर में ना रखें। वो जो 3 AM मील होता है आपका लेट नाइट वाला, इस तरह के comfort food आपके घर में ना हो। check on your emotions, check on your feelings। अगर आप emotional या feelings आपकी बहुत हाई हुई हैं तो कोशिश करें don't go for the grocery, don't purchase or buy in bulk करके। शॉपिंग इज समथिंग एल्स। खाने पीने की चीजों की बात करूंगी तो इन सारी चीजों पे अगर आप चेक रखें, खुद को कंट्रोल करें, खुद को मैनेज करें तो बिल्कुल दिस इज ट्रीटेबल एंड दिस इज मैनेजेबल। ठीक हो गया। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि इलाज भी हो सकता है, क्या प्लान क्या करें अगर किसी को फूड डिसऑर्डर है, ज्यादा खाता है तो? अगर वो बहुत ज्यादा खा रहा है या बहुत लिटिल खा रहा है या बिंज ईटिंग हो रही है या पिका डिसऑर्डर जैसे डिसऑर्डर्स हैं, आपको यू शुड वॉक इन टू द साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट। यू शुड टॉक अबाउट इट। आपको एक बिल्कुल न्यूट्रिशन प्लान भी दिया जाता है, आपको साइकोथेरेपी भी दी जाती है, आपको थोड़ी बहुत मेडिसिन दी जाती है। अपने इमोशंस और फीलिंग्स पे चेक कैसे आपने रखना है, खुद को कंट्रोल कैसे करना है, इन सारी चीज़ों की आपको गाइडलाइन दी जाती है। उनको घर पर या बाहर प्रैक्टिस करके यू कैन रिकवर दिस एंड यू कैन रिवर्स इट। आप इसको मैनेज भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही। इसी तरह मेरे ख्याल से रिलेशंस भी इसी वजह से ही खराब हो रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि जब हम मेंटली फिट नहीं है तो कैसे किसी को हम उतना, क्योंकि बच्चों की पेरेंट्स से लड़ाई हो रही है, बहन भाइयों की लड़ाइयाँ हो रही हैं, मेंटली डिसऑर्डर्स ही हैं वो भी बिकॉज ऑफ फूड डिसऑर्डर। अच्छा जी, मुझे आप बताएं डॉक्टर साहिबा कि डेयरी टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट्स के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? वो तमाम स्टूडेंट्स जो डेयरी टेक्नोलॉजी में हैं या डेयरी को पढ़ रहे हैं, मेरी उनके लिए एडवाइस है कि वो स्किल डेवलप करें अपनी। स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए। ठीक है, अपनी पढ़ाई की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होगा तो आप फील्ड में जाके अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरी एडवाइस ये है कि अब प्लीज़ स्टूडेंट्स सिर्फ जॉब्स के लिए ना पढ़ें, आप एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, अपना बिजनेस करें। और डेयरी का बिजनेस हमें ज़रूरत है कि डेयरी में लोग आएँ पाकिस्तान को बूस्टअप करने के लिए, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। हमें ज़रूरत है कि बच्चे जो हैं, जो अब नॉलेज ले रहे हैं, इसमें डिग्रीज ले रहे हैं, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करें। मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट अभी ये इस वाली साइड पे आएंगे तो इतना ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे है। और जॉब्स की सूरत हाल आपको पता ही है कि इतनी अच्छी नहीं है, तो हम क्यों ना अपना बिजनेस स्टार्ट करके अपनी इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग करें और खुद को भी स्ट्रॉन्ग करें, अपनी लाइवलीहुड को भी बेहतर करें। इसी के साथ के अगर आजकल के जो बच्चे हैं, न्यू जनरेशन है, जेनजीज हैं, वो बॉसीनेस नहीं झेल सकते, तो बेहतर है कि अपना बिजनेस बिल्कुल बिल्कुल बेहतर है। बिल्कुल अपने एम्प्लॉइज को रखें, अपने अंडर रखें, काम लें, बॉसीनेस वाला फील करें। इसके साथ मुझे आप ये बताएं कि ये जो बीमारी है हमारी फूड डिसऑर्डर की, इसमें कोई एज लिमिट नहीं होगी? बच्चों से लेके बड़े बूढ़े सब? बिल्कुल बिल्कुल, ये चाइल्डहुड पैटर्न से ही आपका स्टार्ट हो जाता है। चाइल्डहुड से ही पैटर्न्स आपके स्टार्ट होते हैं एंड इट लीड। अगर इसको आप टाइमली रिवर्स कर लेंगे, टाइमली कैच कर लेंगे तो इट कैन गेट रिवर्स। अगर नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये बढ़ते जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये आपको मेंटली और फिजिकली चैलेंजेस देना शुरू कर देंगे। अच्छा, मुझे एक और चीज आपसे पूछनी है कि दूसरों को तो पता चल जाता है हमारा कि हमारा कोई फूड डिसऑर्डर चल रहा है, हमारे कपड़े खराब हो रहे हैं, मतलब इतने अनकॉन्शियसली हम खा रहे होते हैं, क्या हमें खुद को एहसास हो जाएगा या शीशे में देख के ही पता चलेगा कि हम बहुत ज्यादा मोटे हो रहे हैं तो फूड डिसऑर्डर? हाँ बिल्कुल, आपको खुद को एहसास हो जाता है दैट यू आर सफरिंग। अगर आपकी बहुत ज्यादा बिंज ईटिंग है या बुलिमिया नर्वोसा में है या एनोरेक्सिया में है या पिका डिसऑर्डर में, आपको खुद को आइडिया हो जाता है। आप देखिए ना, अक्सर आप मिरर देखते हैं तो आपको लग रहा होता है यार वी आर टू फैट, बहुत ज्यादा मोटे हो रहे हैं, ये करना है, तो इंटेंशनली फिर हम खुद को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट्स पे चले जाते हैं, हम कोई न्यूट्रिशनल गाइडलाइन नहीं लेते, हम कोई हेल्दी एक्टिविटी की तरफ नहीं जा रहे होते, बस हम डाइट। तो मिरर भी आपको बहुत ज्यादा चीजें बता रहा होता है। सेकेंडली आप ये देखें कि कुछ लोग ऐसे आते हैं मेरे पास क्लिनिक पे
जो कहते हैं कि जब मुझे स्ट्रेस होता है ना या मुझे टेंशन होती है तो या तो मैं बिल्कुल नहीं खा पाती या खा पाता, या जब मैं स्ट्रेस या टेंशन में होता हूँ तो मैं बहुत ज्यादा खाता हूँ या बहुत ज्यादा खाती हूँ। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका ब्रेन आपको हिट कर रहा होता है, अलार्म कर रहा होता है कि देयर इज सम प्रॉब्लम, तभी आप फिर आते हो एक प्रोफेशनल हेल्प की तरफ। तो थोड़ा बहुत आपको खुद आइडिया हो जाता है, लेकिन बाकी देखने वाले लोगों को आपको ज्यादा पता लग रहा होता है आपके बारे में, तो वो आपको इजीली जज और गेस कर सकते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। अगर किसी ने बता दिया कि मुझे फूड डिसऑर्डर, इसमें गुस्सा आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन इसमें जो है फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए। फैमिली का रोल प्ले होना चाहिए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद आवर बच्चा वटेवर, तो उसको आप बिल्कुल हेल्प की तरफ लेकर जाएं। फैमिली शुड बी द वन जो कि अपने बच्चे के लिए या अपने जो भी आपका है, मतलब अगर हस्बैंड है तो वाइफ के लिए, वाइफ है तो हस्बैंड के लिए कि कोई टेंशन है, इसको कोई स्ट्रेस है, कोई एंजाइटी है, कोई डिप्रेशन है और जिसकी वजह से ये इस तरह का बिहेवियर पैटर्न है इसका ईटिंग का, तो ही और शी नीड अपने ही हैं जो वो ज्यादा बेहतर। हाँ, और हम फोकस नहीं करते ना हमारे अपने फोकस ही नहीं करते। इसी के साथ साथ वक्त हुआ जाता है शो का खत्म। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, और अगर किसी को फूड डिसऑर्डर है तो जैसे हमें इन्होंने बताया है, एक तो आप मैसेज दें, कोई आप दोनों ही मैसेज दें एक्चुअली कि क्या मैसेज है आपका ऑडियंस के लिए कि वो फूड डिसऑर्डर के अकॉर्डिंगली भी और दूध के लिहाज से भी। मैसेज मैं तो यही देना चाहूंगी दैट आई एम वर्किंग इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट 8 to 9 years। करंटली आई एम प्रैक्टिसिंग इन MRC मुल्तान रिहैबिलिटेशन सेंटर, और वहां पे मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ एज ए कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो ऐसे कोई भी हमारी यूथ या हमारी जनरेशन जिसको लग रहा है कि इस तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से उसको ईटिंग डिसऑर्डर्स के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो दे मस्ट विजिट मी, और जो भी मैं खदमात दे सकती हूँ, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हम MRC में, वो मैं बिल्कुल प्रोवाइड करूंगी। जी, दूध के हवाले से मैं ये बात करना चाहूंगी कि दूध को आप अपनी खुराक का हिस्सा बना लें। आज से ये आप वादा कर लें अपने आप के साथ कि 1 गिलास दूध जरूर पीना है। तो दूध को, या दूध नहीं पी सकते तो उसकी कोई भी प्रोडक्ट लें, ताकि आपके न्यूट्रिएंट्स, आपके कैल्शियम, ये चीजें आपकी बॉडी में पूरी हो सके। अच्छा जी, इसी के साथ साथ वक्त हमारा शो का खत्म होता है। कल मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ, बहुत मजे मजे की गपशप होगी, नए नए टॉपिक्स होंगे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दूध का इस्तेमाल करें, ख्वाह वो मर्द है, औरत है, ये बच्चे हैं। इसी के साथ अगर किसी को फूड डिसऑर्डर है तो वो मत ये सोचे कि भाई हम लोग पागल हो गए हैं, वो जाके साइकाइट्रिस्ट के पास जाके चेकअप करवाए, अब ये नॉर्मलाइज हो चुकी है बात। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।